फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये हम लोग का होगा लेक्चर 6। इससे पहले हम लोग 1 to 6 ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखे, करेक्ट। और उसमें हम लोग देखे कि अलग अलग जो कंपनीज सब है, चाहे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच हो, चाहे बाद में फिर पोर्टुगीज़ बनाए हो, या फिर ये लोग किस तरह आए भारत में, किस तरह का सिनेरियो हुआ। और इससे पहले जो लास्ट क्लास था हमारा लेक्चर 5, उसमें हम लोग जानने का प्रयास किए कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया। उसके बाद तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये नेटिव रूलर्स को भी परेशान करेगा, समझे। जो रॉबर्ट क्लाइव जिसने बैटल ऑफ वांडी वास को जीता है 1760s में, अब वो इस तरफ भी ध्यान देगा, समझ गए। तो कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखो यहाँ पे सिलेबस देखो, तो क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, कंपनीज। सेकेंड देखो एरा ऑफ कंपनीज, कंपनी बहुत सारा कंपनी ख़त्म किए ना हम लोग, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच का हो गया, पोर्टुगीज़ का हो गया, डेनिश का हो गया, करेक्ट। वी हैव सीन एवरीथिंग। देखो कन्फ्लिक्ट एमंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेटिव इंडियंस, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक तो हम लोग नीचे भी समझ चुके हैं साउथ में क्या हुआ था, जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो आज क्लास में बिल्कुल इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में क्या परिस्थिति था उस समय, और बंगाल में कैसे इंग्लिश इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उससे पहले विद्यार्थी तुम लोग को समझना होगा कि नॉर्थ इंडिया का स्थिति क्या है। तो पहले नॉर्थ इंडिया का स्थिति समझते हैं इसको आगे समझने के लिए, कि देखो जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर यदि कंसोलिडेट रहा है तो औरंगजेब के टाइम में ही रहा है। औरंगजेब का टाइम जानते हो 1658 से लेकर 1707 तक है। 1707 में 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है। तो औरंगजेब के डेथ से लेके नेहरू जी के डेथ तक हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, समझ गए ना। तो एक्चुअल में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर है वो औरंगजेब के टाइम में ही स्टार्ट हो गया था। बट औरंगजेब एक बहुत ही पावरफुल, एक सेंट्रलाइज्ड रूलर था कि उसने पूरा सत्ता को अपने काबिज रखा है, पकड़ के रखा है, पता नहीं चलने दिया कि डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। क्योंकि जब औरंगजेब के बारे में तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग जानोगे कि कैसे औरंगजेब का जो डेक्कन पॉलिसी था, कहीं ना कहीं वही पॉलिसी उसको बर्बाद किया है। बार बार लड़ना, नीचे से साउथ से लड़ना, बार बार मराठास के साथ वो करना, संघर्ष करना, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से औरंगजेब का खात्मा हुआ है, यानी कि मुगल एम्पायर का खात्मा हुआ है। तो औरंगजेब के डेथ के बाद जो भी रूलर्स आए बहुत ही वीक सक्सेसर आए, क्योंकि उसके बाद तो झगड़ा होना शुरू हो गया कि गद्दी हमारा तो तुम्हारा। अब ये जद्दोजहद में जानते हो कि बहुत सारे मुगल रूलर्स आए, समझ गए ना। हाँ, उस समय जो परिस्थिति बना बहुत ही भयावह परिस्थिति था स्टूडेंट, बहुत ही बुरा परिस्थिति था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। क्योंकि नादिर शाह का अटैक होना, पर्शियन एम्पायर जानते हो कि वो संभाल के रखा था उधर, वो बार बार अटैक। यही नादिर शाह जिसने पीकॉक थ्रोन को लिया है भारत से, कोहिनूर डायमंड को भी लूट के ले गया, फिर वो बाद में फिर पंजाब में आया, फिर पंजाब से फिर कैसे ब्रिटिश ने लिया है, तो हिस्ट्री में पढ़ोगे ये सभी चीज़, समझे। तो बट ये याद रहना चाहिए कि 1739 में, आई रिपीट 1739 में करनाल पे, करनाल जगह का नाम है जहाँ पे मुग़ल साम्राज्य था, समझे। वहाँ पे मुग़ल को इसने डिफीट किया नादिर शाह ने। और क्योंकि देखो नादिर शाह का अटैक हो या अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो, इसके वजह से मुग़ल एम्पायर जो बहुत वीक पड़ गया। जब मुग़ल एम्पायर वीक पड़ेगा तो बाकी बहुत सारे किंगडम बने, इंडिपेंडेंट किंगडम बने, जैसे बंगाल बना, स्वयं हैदराबाद बना, है ना, सिंध बना, मराठा अलग से बना। तो एक अब जब अलग अलग बन रहे हो तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश उसको अपने अंदर रख लेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मौका आप दे चुके हो। यदि मान लो कि यही एम्पायर एक कंसोलिडेटेड एम्पायर होता तो फिर ब्रिटिश शायद नहीं आता यहाँ पे, या ब्रिटिश इस तरह अपना पैर नहीं गड़ाता वहाँ पे। तो एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि औरंगजेब के डेथ के बाद जो बाहर से ब्लो हुआ है, अफगानिस्तान साइड से जो ब्लो हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, जैसे एग्जाम्पल नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 को। और उस समय जो रूलर थे
मुग़ल एम्पायर का, वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको अपना काम से कोई मतलब नहीं है, बस नाचने में गाने में ही खुश रहता था, ये मदिरा पीने में ही खुश रहता था ये आदमी। ठीक है, तो उसी समय देखो इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर थे, निज़ाम उल मुल्क, उसने क्या किया कि वो जगह छोड़ के जाके हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया है। बात समझ में आ रहा है? नादिर शाह। उसके बाद इसके जो सक्सेसर आए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़े हैं और उसमें पूरी तरीके से मराठा को क्रश कर दिए, क्योंकि मराठा क्या कर रहा था, मराठा एक तरह से कंट्रोल कर रहा था मुग़ल एम्पायर को। मगर देखो इसमें क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ब्रिटिश को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं हुआ, इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्रिटिश के लिए चुनौती दे सकता था तो वो मराठा था। मगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा टूट गया, तो अब ब्रिटिश के लिए तो अब कोई भी इंडियन नेटिव रूलर्स बचा ही नहीं लड़ने के लिए। तो बाहर के अटैक की वजह से ब्रिटिश को खूब फायदा हुआ है, स्पेशली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। बात समझे ना? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री तय करता है स्टूडेंट, ये समझे। तो देखो उसके बाद देखो, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो बहुत सारे रूलर आए, सब वीक रूलर्स आए, जैसे बहादुर शाह वान आए, ठीक है, कुछ साल के लिए रूल किए। उसके बाद जहांगीर शाह आए, कुछ साल के लिए रूल किए। उसके बाद फारूक सियार आया। फारूक सियार जानते हो, जिसने मैग्ना कार्टा दिया था, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान दे दिया था, वही दस्तक दे दिया, जिसका बहुत मिसयूज़ किया है ब्रिटिश ने। तो फारूक सियार का जो पीरियड है वो 1713 से लेकर 1719 है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। और इसने जो फरमान दिया, इस फरमान का बहुत ही नेगेटिव यूज़ किया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद भी बहुत सारे रूलर आए। उसके बाद देखो और भी बीच बीच में बहुत सारे रूलर्स आए, जिसका नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं हिस्ट्री में। उसका जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जानते हो, हाँ रंगीला है वो, उसको तो अपना लग्जरियस लाइफ स्टाइल से ही छुटकारा नहीं है। उसी टाइम में देखो जो वजीर थे निज़ाम उल मुल्क, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, निज़ाम उल मुल्क इतना परेशान हो गए थे कि वो दरबार छोड़ के चले गए थे हैदराबाद एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए। तो हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोग हैदराबाद का परिस्थिति भी देखे थे, कैसे हैदराबाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली बार ट्रूप्स रखा था अंडर द गाइडेंस ऑफ डुप्लेक्स, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार कोई भी अपना जो ट्रूप्स दिया किसी कंपनी ने, किसी कंट्री ने, तो वो फ्रेंच अंडर द गाइडेंस ऑफ डुप्लेक्स, ये जानते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यही घटना तय करता है कि आने वाले समय में ब्रिटिश किस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाएगा। लैंडिंग द ट्रूप्स कॉन्सेप्ट गिवन बाय द डुप्लेक्स, यही चीज़ बाद में मॉडिफाई होकर सब्सिडी अलायंस बन जाता है ब्रिटिश के टाइम में। और सब्सिडी अलायंस हो, चाहे रिंग्स फेंस हो, या बहुत इस तरह का जो मेथड हो, इसके वजह से ब्रिटिश को बहुत लाभ हुआ है आने वाले समय में, समझ गए। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो पीरियड होगा वो 1719 से लेके 48 तक रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है ये भी, क्योंकि जानते हो इसी पीरियड में नादिर शाह का अटैक हुआ है। और जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो मुग़ल एम्पायर और ज़्यादा फ्रेगमेंट हो गया, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद रूलर का नाम है अहमद शाह बहादुर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आलमगीर टू इंपॉर्टेंट है। आलमगीर टू वो मुग़ल एम्पायर है जिसके समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ है और बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज क्लास में तुम लोग जानने वाले हो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, बिल्कुल आलमगीर टू के टाइम में ही हुआ था। उसका जो पीरियड है, टेन्योर जो है 1754 से लेकर 59 है, ठीक है। जो बच्चे लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, कोशिश करो ये सभी चीज़ को लिखने का, क्योंकि इससे तुमको कनेक्टिविटी मिलेगा एक, ठीक है, कि हुआ क्या इतिहास में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नोट्स रख देते हैं, मगर उसके पीछे कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, समझे। आपको पहले मुग़ल एम्पायर के बारे में समझना होगा, क्योंकि बंगाल तो कुछ नहीं, मुग़ल एम्पायर के अंदर ही था। तो फिर बंगाल अलग कैसे बना? तो बंगाल जो अलग बना है उसका घटना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट मुर्शिद कुली खान से। मुर्शिद कुली खान जो कि मुग़ल एम्पायर के अंदर ही थे, जो सूबेदार थे, वही गवर्नर थे। तो उन्होंने 1700 के आसपास, मुग़ल 1700 के आसपास कह सकते हो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था बंगाल का, मगर मुग़ल से वो कनेक्टेड था। 1700 का मतलब क्या, औरंगजेब अभी जिंदा है, जब तक औरंगजेब जिंदा रहेगा तब तक तो कंट्रोल करके रखेगा। मगर बाद में क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान जब मरा तो फिर उसके सक्सेसर आए, उसके सन आए, शुजाउद्दीन आए, फिर और सक्सेसर हुए, सरफराज खान हुए, और ये सरफराज खान को मार के अलाउवर्दी खान आया है 1740 के टाइम में, 1740 के टाइम में। और अलाउवर्दी खान तब तक रहे शासन पे 1756 तक रहे हैं, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी होने से 1 साल पहले तक रहे हैं।
और जो भी घटना घटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन का बात हो, चाहे मोट बनने का बात हो, मोट बताए थे ना, डगिंग द चैनल्स, उसमें पानी डालना ताकि डिफेंस, नेचुरल डिफेंस के रूप में काम करे वो, समझे। तो ये सब चीज़ अलाउद्दीन खान के लिए हुआ था। बट अलाउद्दीन खान का जब डेथ हुआ तो आया सिराज उद दौला। अब सिराज उद दौला मात्र 20 साल का आदमी था, बहुत ही यंग आदमी। तो जब वो मरा तो कॉन्स्पिरेसी बहुत शुरू हो गया। उसके कोर्ट में ही बहुत सारे लोग थे, जैसे उसके एक खुद अपने आंटी घसीटी बेगम, और इस तरह के बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर थे, या फिर उसका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र ने भी कॉन्स्पिरेसी कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो गेट बिट्रेयल है, बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा धोखा कभी हिस्ट्री में देखा नहीं गया, उतना बड़ा धोखा हुआ है सिराज उद दौला के साथ। बताओ, सिराज उद दौला के बिहाफ में लड़ने वाले 2 ही कमांडर थे, मीर मदन एंड मीर मोहन लाल, ओनली 2, और मात्र 10-11 घंटा के अंदर ये बैटल खत्म हो गया था। कैन यू बिलीव इट? इसलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है गेट बिट्रेयल है हिस्ट्री में। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने बैकग्राउंड जोड़ने का प्रयास किया स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 1857। तो 1757 क्यों? क्योंकि इसी साल बहुत ऐतिहासिक घटना होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो देखो, इंपेरियल एक्सपेंशन, यानी कि बाहर का कोई आ रहा है एक्सपांड करने के लिए भारत में, अब पूरा इंपेरियलिस्ट एटीट्यूड के साथ और एक कॉलोनी बनाने के एटीट्यूड के साथ। तो कैसे ब्रिटिश पैरामाउंसी हुआ, कैसे ब्रिटिश सुप्रीमेसी हुआ है इंडिया में? तो देखो, ब्रिटिश ने 2 तरीके से भारत को कब्जाया है, अलग अलग जगह को कंट्रोल किया है। पहला तरीका क्या है कि वार करके, झगड़ा करके, या तो वार करके या कन्क्वेस्ट करके। समझ गए? बात एक ही है, समझ गए ना? जैसे बंगाल को क्या बैटल ऑफ प्लासी से लिया है, बैटल ऑफ बक्सर से लिया है। उसी तरह मैसूर भी पढ़ोगे आने वाले समय में, मराठा भी पढ़ोगे, सिख भी पढ़ोगे, तो और भी बहुत सारा पढ़ोगे, समझे। सिंध भी पढ़ोगे, हाँ सिंध में तो बहुत कुछ हुआ है, आने वाले समय में पढ़ोगे। और दूसरा तरीका क्या है? डिप्लोमेसिक तरीके से, निगोशिएशन से, या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। जैसे वैरेन हस्टिंग आया तो ये अपना ही एक मेथड लेके आया था, रिंग फेंस पॉलिसी। वेलेस्ली आया तो वेलेस्ली का अपना ही सब्सिडी अलायंस था, वही सब्सिडी अलायंस जो डुप्लेक्स का था। तो डुप्लेक्स का जो चीज़ है उसको मॉडिफाई किया था वेलेस्ली ने, ठीक है, वो सब्सिडी अलायंस करके। और जो दलाउजी जो है, दलाउजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब यदि कोई भी राजा सिंहासन पे है, उसका अपना नेचुरल हेयर नहीं है, तो वो चीज़ कहाँ, वो यदि मरता है राजा और कोई नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल सक्सेसर नहीं है, तो वो लैंड तुम्हारा ब्रिटिश के अंदर चला आएगा। जैसे झांसी का हुआ था, सतारा का हुआ था। बात समझ रहे हो ना? तो ये टैक्टिस से तरीका है। अवध को जानते हो कि मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट में ही ले लिया गया था कि अवध में क्या है कि मिस गवर्नेंस हो रहा है, यानी कि शासन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये बोल के ब्रिटिश ने क्या किया, अवध को कैप्चर कर लिया। तो ब्रिटिश के पास कई मेथड था, कई तौर तरीका था। ये तो युद्ध करके भी ले रहा था, या फिर नया रूल्स रेगुलेशंस बना के वो लैंड को अपने अंदर कंट्रोल कर लेता था। ब्रिटिश बहुत चतुर, बहुत चलाक, समझे ना? तो ये हुआ, तरीका हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर जो कार्नेटिक वार हुआ है, हम लोग कार्नेटिक वार देखे ना स्टूडेंट। कार्नेटिक वही जो कोरोमंडल कोस्ट है उसका हिंटरलैंड है, ब्रिटिश वो कार्नेटिक कहता था। कार्नेटिक में हम लोग देखे हैं, हम लोग कार्नेटिक में बैक टू बैक 3 वार देखे हैं। हाँ, जो पहला और जो थर्ड वार था उसका रीजन क्या है? एक्सटर्नल रीजन है, यूरोप का रीजन है, नॉर्थ अमेरिका का रीजन, जिसकी वजह से इंडिया में हुआ था। मैं जो सेकेंड जो वार हुआ, कार्नेटिक वार हुआ, वो प्योरली इंडियन रीजन के वजह से, प्योरली इंडियनाइजेशन रीजन के वजह से, भारत के रीजन के वजह, क्योंकि वहाँ का जो प्रिंस था, चाहे हैदराबाद का प्रिंस हो, चाहे तुम्हारा कार्नेटिक का कैपिटल आर्कोट का, और वहाँ पे देखे थे कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे से लड़े हैं। और फाइनली कौन जीता है? वो द बैटल ऑफ वांडीवास। ये तय हो गया था कि एक ही यूरोपियन पावर सर्वाइव कर पाएगा भारत में, वो होगा ब्रिटिश। समझ गए ना? और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ आर्मी जनरल को, जैसे रॉबर्ट क्लाइव को, तो वो एक्सपीरियंस वो यूज़ करेगा तुम्हारा बंगाल में भी। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग कि क्या क्या लेसन सीखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कार्नेटिक वार से। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन सीखा है, उसको पता चल गया कि यहाँ का जो रूलर है वो पैट्रियोटिक फीलिंग से जी रहा है, मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग से बिल्कुल नहीं जी रहा है, वो नैरो फीलिंग के साथ जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है देश के लिए। आराम से एक रूलर को दूसरे रूलर के अगेंस्ट आराम से लड़ाई करवा सकते हैं, आराम से झगड़ा करवाया जा सकता है 2 रूलर के बीच में, इंडियन रूलर्स के बीच में। तो ये बहुत फायदा हुआ ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश ने ये किया ही है, देखो ना, अभी जाएगा सिराज उद दौला को परेशान करने के लिए, तो वहाँ पर भी तो वही होगा। तो इसको पता चल गया कि देश में नेशनलिज्म का कमी है, और कभी भी 2 रूलर्स लड़ रहे हैं तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, यदि नहीं भी लड़े तो लड़वाया जा सकता है।
ये ब्रिटिश को पता चल गया था कार्नेटिक वार्ड से, और इस चीज़ का ब्रिटिश थ्रू आउट द जर्नी यूज़ करेगा, नंबर 1। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश को पता चल गया कि भले ही संख्या बल कम हो आर्मी का, यदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आर्मी है, मॉडर्न वेपन के साथ है, तो बड़ा बड़ा युद्ध को भी हराया जा सकता है। और हम जानते हैं कि नीचे ऐसा हुआ है। तो देखो, वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स कुड डिफीट द ओल्ड स्टाइल इंडियन आर्मीज विद बिग साइज। यदि ओल्ड स्टाइल इंडियन आर्मीज है और उसके पास कितना भी संख्या हो, तो वो कोई काम का नहीं है वेस्टर्न इन्फेंट्री के सामने में, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी से समृद्ध थे। जैसे फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो फ्रेंच से भी आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में। बात समझ गए? तो मॉडर्न वेपन्स हो तो बेटर तरीके से डील किया जा सकता है, लड़ाई किया जा सकता है। और तीसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लगा कि इंडियन सोल्जर भी कम नहीं है, बेचारे लोगों के पास केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, वेपन्स नहीं है। यदि इन लोगों को भी ठीक से वेपन्स दिया जाए, इन लोगों को भी ठीक से ट्रेनिंग करवाया जाए, तो ये भी इक्वल है जैसे कि यूरोपियन लड़ते हैं। ये चीज़ ये फ़ायदा उठाएगा। अब ये क्या करेगा, रिक्रूट करना शुरू कर देगा इंडियन सबको एज ए सोल्जर के रूप में, और सूबेदार रैंक तक ही होगा, ज़्यादा लंबा रैंक नहीं होगा उसका। जो बड़ा रैंक पे होगा वो खुद ब्रिटिश बैठा रहेगा। जैसे मुगल पांडे के टाइम में जो म्यूटिनी हुआ था, वो भी जानते हो चीज़ कि इंडियन लोग बहुत बड़ा पद पे नहीं जा पाते थे, जो सबसे बड़ा जो पद होता था वो ब्रिटिश ही संभालता था। मगर देखो अब तो मेंटेलिटी चेंज हो चुका है, क्योंकि देखो कितना यूरोपियंस लाओगे वहाँ से, इंडिया में रिक्रूट करने की जरूरत है। और ये बात मान चुका है कि इंडियंस ऐसा नहीं कि डरपोक होते, इंडियंस भी लड़ने में तेजी होते हैं, बस उसको आपको ट्रेनिंग देना होगा सही दिशा में, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना होगा, तो वो भी इक्वली लड़ सकते हैं। देखो वही लिखा गया है, इट वॉज प्रूव दैट इंडियन सोल्जर ट्रेंड एंड आर्म्ड इन यूरोपियन मैनर मेड एज गुड सोल्जर एज यूरोपियंस। समझ रहे हो ना? एंड सिंस इंडियन लैक्ड फीलिंग, देखो इंडिया में कोई फीलिंग नेशनलिज्म का बात ही नहीं है, तो आप आराम से सोल्जर को यूज़ कर सकते हो। जितना भी रिवोल्ट हुआ है, विद्यार्थी लोग जान के हैरान हो जाओगे, यदि इंडिया के अगेंस्ट कोई भी रिवोल्ट हुआ है तो उसमें सब इंडियंस ही लोग शामिल थे। ब्रिटिश लोग कंट्रोल कर रहा था बैठ के। क्या तुमको लगता है कि जो जलियांवाला मासाकार हुआ, इतना बड़ा जो मासाकार हुआ, वो तो जनरल डायर ने आदेश दिया था। मारा कौन? हमारे इंडियन खुद सिपाही थे, हमारे सोल्जर्स थे, हमारे पुलिस थे, अपने लोग ही थे, अपने लोग ही अपने लोग को मारे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से कंट्रोल किया है। तो इन लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कोई पेट्रोटिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई नेशनलिज्म वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आराम से इंडियन को यूज़ किया जा सकता है इंडियंस के अगेंस्ट। तो ये कार्नेटिक वार्ड से सीखा है। ये इसका प्रयोग होगा ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिश जाएगा वहाँ वहाँ यूज़ करेगा इस चीज़ को। देखो तो ये देखो बच्चे लोग, आज का जो हमारा क्लास होगा टोटली डेडिकेटेड टू कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल देखो कितना बड़ा रीजन है, बंगाल देखो कितना रिच है। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड तो देखो उसी के अंदर आ गया, आसाम का कई इलाका है, बांग्लादेश को देखो अच्छा खासा एरिया है, इतना रिच जगह है ये, कितना बड़ा लैंड है। और यही बंगाल जो पार्टीशन हुआ था जानते हो 1905 में अंडर द लॉर्ड कर्जन एज ए गवर्नर। समझ गए ना? तो बाद में हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट चला है, फिर सूरत स्प्लिट हुआ, दुनिया भर का चीज़ हुआ है। बात सब देखो, बंगाल में देखो ना कितना बड़ा इलाका है बंगाल, ठीक है। अभी देखोगे तो वेस्ट बंगाल कितना छोटा नज़र आएगा तुम लोग को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हाँ कुछ आसाम का एरिया भी, बांग्लादेश का अच्छा खासा एरिया भी कंबाइन करके बंगाल बना था। इसलिए मैं उस समय का जब बंगाल का बात कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा जगह का बात कर रहा हूँ। समझ गए ना? अब देखो इतना बड़ा जगह ब्रिटिश अपने हाथ में रख लेगा, बड़ी बात है ना? तो देखो यहाँ पे तो ये कि वाई ब्रिटिश वांटेड टू अक्वायर बंगाल, आखिर बंगाल को क्यों चाहता था, ऐसा खास बात क्या है बंगाल में? तो हम लोग जानते हैं बंगाल देखो पॉलिटिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड कमर्शियल फैक्टर। बंगाल अपने आप में गोल्डन बॉल है, यानी कि आपको इससे खाली फायदा ही होगा। पॉलिटिकल रीजन देखो बच्चे लोग, पॉलिटिकल रीजन पहले देखो। एक तो पॉलिटिकल रीजन मैं बता चुका हूँ कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, हाँ, तो मुर्शिद कुली खान, उसके और भी सक्सेसर आए, है ना, फिर उसके बाद अलाउवर्दी खान आए। अब अलाउवर्दी खान तो रूल किए, उसके टाइम में जानते हो कि बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रिटिश का सेटलमेंट अच्छा खासा हो गया था, बालासोर सब में, पटना में, कासिम बाजार में, हुगली में अच्छा खासा सेटलमेंट हो गया था उसका। बात समझे? और ट्रेड तो भाई बंगाली है ट्रेड में सबसे आगे। देखो बार बार अटैक हो रहा है बाकी जगह पे, और ये जो बंगाल है ये भी आप बताओ सिराज उद दौला के हाथ में आ गया। सिराज उद दौला नौसिखिया आदमी, वो बस 20 साल का बच्चा है। अब बताए अलाउवर्दी खान, अलाउवर्दी खान का वो पोता है सिराज उद दौला, बेटा नहीं है, पोता है उसका। अब यहाँ पे बगावत, अब जो अलाउवर्दी खान के जो सिस्टर थी उसका हस्बैंड भी चाहता था कि कब्जा, उसका हस्बैंड और कोई नहीं मीर जाफर है।
जो कमांडर इन चीफ है वो मीर जाफर है। मीर जाफर कौन है? अलाउद्दीन खान के सिस्टर के हस्बैंड है। वो चाहते थे कब जाने के लिए, आखिर वही कब जाए बाद में ब्रिटिश के हेल्प से। घसीटी बेगम उसके कज़न थी, विडो थी और प्लस बच्चा नहीं था उसका, वो भी अपना ट्रेजरी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही थी, उसको वहाँ से हटाया सिराजुद्दौला ने। जो गवर्नर था पूर्णिया का, वो पूर्णिया गवर्नर ने चैलेंज किया था किसको? सिराजुद्दौला को, वो भी जाके सप्रेस किया उसने। तो सप्रेस किया दो ठीक है, मगर परिस्थिति ठीक नहीं था सिराजुद्दौला के लिए, ठीक है। हर कोई ही अपोज कर रहा था इसको, कोर्ट में भी षड्यंत्र रचा जा रहा था। हाँ, चाहे तुम जगत सेठ का बात करो जो मर्चेंट थे, चाहे तुम राय उसका बात करो, वल्लभ का बात करो, ये सब इन्फ्लुएंसर लोग थे जो कोर्ट में रहते थे, नोबल्स लोग थे, ये भी कंस्पिरेसी रच रहे थे सिराजुद्दौला को, क्योंकि ये लोग देख नहीं पाएगा 20 साल का कोई बच्चा रूल करे हम लोग को। और हर समय ये होता है कि जब कोई पावरफुल रूलर मरता है तो कोशिश करता है कैसे पावर को हम लोग कैप्चर करें। इसी में फ़ायदा हुआ ब्रिटिश को। ब्रिटिश बोला कि सही टाइम है, लगा देते हैं अपना हाथ, मारते हैं इसके अंदर, टुपकी मारते। देखो ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ, इंडियन कहाँ फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सब ब्रिटिश ही ले गया इस चीज़ का फल। तो यहाँ पे देखो बंगाल रिलेटिवली स्टेबल है। आखिर देखो बंगाल, बिल्कुल बंगाल स्टेबल है। बंगाल देखो जो जगह स्टेबल होगा, अभी तो देखो बाद में काम गड़बड़ होगा, काम गड़बड़ भी होगा तो ब्रिटिश के लिए तो वो स्टेबल ही है। बात समझो पहले, जैसे जिस हिसाब से ऊपर से दरवाज़ा खुला हुआ था, तो जो यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर खुला हुआ था, जैसे हम लोग देखे नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली बाद में आएगा, 1761 में आएगा, हालांकि वो टाइम है अभी क्योंकि हम 1757 का बात कर रहे हैं। तो ऊपर से पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है, दिल्ली सब बार बार अटैक हो रहा है। दिल्ली अटैक हुआ ना मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में नादिर शाह के द्वारा। मगर बंगाल जो जगह है लोकेशन की वजह से बचा हुआ है, वो रिलेटिवली स्टेबल है। देखो क्या लिखा गया है स्टूडेंट कि बंगाल रिलेटिवली स्टेबल है, मगर बाकी जो भारत का हिस्सा है वहाँ कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। मराठा इन्वेजन्स हो रहा है, मराठा बार बार देखो, मराठा बार बार आ ही रहा था यहाँ पे। मराठा का एम्पायर देखो बहुत बड़ा एम्पायर था, वो बहुत सारा एरिया ऑक्युपाई कर लिया था मुगल का भी। तो मराठा इन्वेजन्स हो रहा था, जाट का रिवोल्ट्स हो रहा था, समझोगे आने वाले समय में। देखो नादिर शाह का इन्वेजन होना, अहमद शाह का अब्दाली का इन्वेजन होना, तो ये वाला जो एरिया ऊपर का देखोगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर दिल्ली तक का एरिया, ये बार बार डिस्टर्ब था। बंगाल तो डिस्टर्ब नहीं था, बंगाल रिलेटिवली स्टेबल था, समझे। और बंगाल देखो अनडाउटली बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस रहा है उस समय में स्टूडेंट। और बंगाल में बहुत पहले ही सेटलमेंट हो गया था, याद करो, ब्रिटिश का अच्छा खासा सेटलमेंट हो चुका था बंगाल में। बंगाल का रिचेस्ट प्रोविंस और मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल रीजन है भारत का। तो इसलिए बंगाल पॉलिटिकल रीजन, कॉमर्शियल रीजन से सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए, नंबर 1। दूसरा रीजन देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब तो बंगाल इज ऑल अबाउट गंगा ना, पूरा गंगा किनारे बसा हुआ है बंगाल। तो गंगा मतलब क्या, फुल फर्टाइल लैंड। और फर्टाइल लैंड का मतलब क्या कि लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जानते हो इंडिगो, हाँ जान रहे हो ना बच्चे लोग, इंडिगो हो गया, सॉल्टपीटर हो गया, केमिकल सब वही है ना। तो ये सब चीज़ तो ब्रिटिश के लिए सबसे फायदेमंद वाला चीज़ है। तो बंगाल फर्टाइल सोल ऑफ द गैंजेस रिवर बेसिन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बहुत एग्रीकल्चर, आप वही तो चाहिए उसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो अपना सेना खिलाने के लिए, बाहर बेचने के लिए। तो एनी कंपनी सीकिंग ए प्रॉफिट इन इंडिया वांटेड ए पीस ऑफ लुक्रेटिव। कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जो चाहता है हम ट्रेड करें, उसको जगह अच्छा चाहिए, ऐसा जगह चाहिए जो कि बहुत ही उपजाऊ हो। याद करो विद्यार्थी लोग, जो नीचे जो फ्रेंच ने जो एरिया को लिया था पौंडीचेरी को, बाद में पौंडीचेरी से परेशान हो गया था ना वो, क्योंकि वहाँ फेमिन आ गया था, वो लैंड बहुत अनकल्टिवेबल लैंड था। तो वो बोल रहा था कि हम सेटलमेंट को और इंक्रीज़ करें, इसलिए उस सेटलमेंट को बढ़ाना चाह रहा था। मगर बंगाल का स्थिति नहीं है। बंगाल क्या बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन भी। और तीसरा देखो जो सबसे, क्योंकि आखिर ट्रेडिंग कंपनी है वो, ट्रेडिंग कंपनी को ट्रेड वाला चीज़ चाहिए, ट्रेड वाला माहौल चाहिए। तो देखो वो माहौल भी मिलेगा तुमको वहाँ पे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जान के हैरान हो जाओगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सामान इंपोर्ट करता था अपने यूरोप के लिए, यानी कि जो भी सामान उसको चाहिए यूरोप के लिए, 60% जो सामान था वो ब्रिटिश, 60% जो एशिया से जो सामान आता था वो बंगाल से ही आता था। देखो आप समझो, एशिया में, एशिया से जो वो ले जाता था अपने पास, जो उसका डिमांड था, है ना, बहुत बड़ा ट्रेड था कि नहीं था, वो जो यूरोप ले जाएगा अपना ट्रेड। तो एशिया से यदि 100 यूनिट्स ले रहा है तो 60 जो यूनिट है, 60 यूनिट है, वो मात्र बंगाल से ले रहा है। इसका मतलब बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो गया उसके लिए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ वाइडल कॉमर्शियल इंटरेस्ट एज नियरली 60% ऑफ द ब्रिटिश इंपोर्ट।
समझे, फ्रॉम एशिया कंसिस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बंगाल, समझ रहे हो ना। तो बंगाल से ही वो मिलता था, 60% तक उसका ब्रिटिश का जो भी इम्पोर्ट था, ब्रिटिश जो मंगवाता था किसके लिए, यूरोपियंस अपना ट्रेड के लिए, वो बंगाल से ही आता था। और दूसरी बात है जानते हो, अच्छा खासा ब्रिटिश का सेटलमेंट था इस जगह पे बंगाल में, जैसे बालासोर हो गया, पटना हो गया, कासिम बाजार हो गया, हुगली हो गया। अब पटना से जानते हो ओपीएम ट्रेड बहुत ज़्यादा करता था, अफीम का ये खेती ट्रेड सब बहुत करता था। इंडिया से अफीम जाता था, उधर से टी आता था चाइना से, समझे ना। ढाका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था ब्रिटिश के लिए। और दूसरी बात देखो, कमा रहा है खूब, और टैक्स बहुत कम देना पड़ रहा है, फायदेमंद है कि नहीं है। ये जस्ट सी अर्निंग बताओ 50,000 पर एनम पाउंड था, पाउंड जानते हो ना, जो जैसे रुपी है इंडिया का तो वहाँ का यूके का पाउंड होगा। 50,000 पर एनम पाउंड था, पर साल कमाता था ये। और कितना देना है, केवल 350 पाउंड देना है सरकार को एज अ टैक्स के रूप में। कितना कम है ना, बहुत कम है। और उसके बाद जानते हो कि बैक टू बैक औरंगजेब ने भी कुछ दे ही दिया, दस्तक दे ही दिया, फारूक सिया ने तो मैग्ना कार्टा दे दिया उसको। तो बंगाल कैसे छोड़ेगा ये, मैग्ना कार्टा जब दिया तो केवल बंगाल नहीं, हैदराबाद भी, दूसरी जगह पे भी वो ट्रेड कर सकता था। तो वही तो लिखा गया कि मात्र 3,000, यदि मैं इंडियन करेंसी का बात करूं और यदि मैं पाउंड का बात करूं तो मात्र 350 पाउंड दे के वो यहाँ पे कर रहा था। और दूसरी बात, हु अलाउड देम टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल, बंगाल में बताओ ट्रेड के ऊपर ट्रेड करो, पासेस भी दे दिया ट्रेड करने के लिए। और उस पासेस का जानते हो, यानी वही दस्तक का मिसयूज़ भी किया। पासेस का मतलब क्या कि आप इस एरिया से यहाँ कर सकते हो, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाद में क्या किया ब्रिटिश ने, क्या किया, उस पास को गलत तरीके से बेचना शुरू कर दिया, पैसा बेनिफिट करने के लिए। यही चीज़ तो पसंद नहीं आया, बाद में माथा खराब हुआ ना सिराज उदौला का, इसी समय तो खराब हुआ है कि पासेस का गलत यूज़ कर रहा है। बात समझ रहे हो ना। मत देखो ना कि एक साल में कितना कमा रहा है वो, और कितना कम टैक्स देना पड़ रहा है उसको। तो उसके लिए बंगाल से बढ़िया कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। तो बंगाल ब्रिटिश के लिए इंपॉर्टेंट था, पॉलिटिकल रीजन से, वही स्ट्रैटेजिक रीजन से, जोग्राफिकल रीजन से, कॉमर्शियल रीजन से, ठीक है, और अर्ली सेटलमेंट के हिसाब से भी है। क्योंकि पहले यदि आप कहीं पे रह रहे हो तो ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा आपके लिए। देखो सेटलमेंट कहाँ कहाँ था ब्रिटिश का, देखो पटना, कासिम बाजार, है ना। खदेरा गया ना कासिम बाजार और हुगली से, याद करो। फिर सुतंती रिवर और सुतंती विलेज लिया अपने हाथ में, फिर कैलिकटा लिया, फिर गोविंदपुरा लिया, तीनों को मिला के कलकत्ता बना है, वही फोर्ट विलियम बना है। हम जानते हैं इस बात को। फिर फोर्टिफिकेशन किया गया, वो आने वाले समय में होगा। बालासोर देखो, जहाँ पे पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, उड़ीसा, वही बालासोर है। देखो यहाँ पे उड़ीसा क्या आएगा, बंगाल का ही रीजन आएगा ना। तो देखो हुगली, ढाका, देखो ढाका जो कि अभी कैपिटल है बांग्लादेश का, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा चित्तगोंग पोर्ट है, वही चित्तगोंग जहाँ से बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर निकले थे, सूर्य सेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है विद्यार्थी लोग ये सब। तो पटना, कासिम बाजार, ढाका, हुगली, बालासोर में ये अर्ली सेटलमेंट था। और देखो ना यहाँ से यूरोपियंस को क्या नहीं जाता था, यहाँ से यूरोप को, यूरोपियन मार्केट्स में क्या नहीं जाता था इस जगह से। देखो सॉल्टपीटर, मैंने बताया सॉल्टपीटर कितना इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा, मल्टीपल यूजेस है इसका। हम लोग टूथपेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस है। देखो राइस देखो पूरा बॉल है, गैंजेटिक प्लेन है, पूरा राइस ही राइस। पटना भी तो उसी का इलाका है जी, समझे। इंडिगो देखो, इंडिगो 3 कठिया सिस्टम पढ़ोगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक सिंथेटिक वो नहीं आया, इंडिगो सब नहीं आया वहाँ पे, सिंथेटिक नहीं आया, सिंथेटिक बाद में आएगा। सिंथेटिक जैसे आएगा तो जो नील का जो खेती है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सिंथेटिक नील से ज़्यादा बेटर है वो। तो अभी तक यूरोप में आया नहीं था, बात समझे। उसके बाद देखो शुगर जानते हो, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है बिहार यूपी सब में। सिल्क देखो, सिल्क या सिल्क कटन जाना जाता है बंगाल रीजन्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब ग्रेट डिमांड था यूरोप में। तो यहाँ से देखो, इसलिए कहा जा रहा है कि एशिया में, एशिया से यदि 100 यूनिट जाता था यूरोप में, एशिया से मैं बात करूँ जहाँ पे ब्रिटिश का वो था, 60 यूनिट तो केवल बंगाल इसी रीजन से जा रहा था। इसलिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडी सेटलमेंट सब भी देख सकते हो यहाँ पे। आगे देखो, अच्छा सिलसिलेवार तरीके से देखो क्या क्या इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में जिसने पूरा कोर्स चेंज किया है बंगाल का स्पेशली। देखो यहाँ पे समझो, याद करो विद्यार्थी लोग, 1615 में जहांगीर ने एक फरमान इशू किया था, और इसके वजह से लीगल अथॉरिटी मिल गया था ना, जॉन कार्नुक समथिंग कोई था ना, जो भी हो। बैटल ऑफ सूरत हुआ, याद है, बैटल ऑफ सूरत हुआ। और बैटल ऑफ सूरत के बाद जानते हो कि एक बना आपका फैक्ट्री बना सूरत में, 1613 में बना, 1612 में हुआ था। वही बैटल ऑफ सूरत का मतलब वही बैटल ऑफ स्वाली के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हुआ। उसके बाद वो आया 16, खुश हो गया यार,
कैप्टन बेस्ट को देख के जहांगीर खुश हो गया कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जान रहे हो ना कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जब आए थे तो उसको तो इंग्लिश खान टाइटल भी दिया गया, उसको तो मनसबदार 400 का मनसबदार भी दिया गया, उसको बोला है कि आप जॉब करो, मनसबदार हो आप। बहुत 30,000 का नौकरी था उस समय, 30,000 का नौकरी मतलब बहुत अच्छा है। तो वो एक घटना है, घटना समझे ना। तो फाइनल देखो 1615 में जहांगीर ने फरमान दे दिया। अब देखो इंग्लिश फैक्ट्री को लीगल अथॉरिटी मिल गया कि वो भारत के किसी भी कोना में क्या कर सकता है, अपना फैक्ट्री खोल सकता है। बड़ी बात है ना। तो जहांगीर, तो हम कह सकते हैं कि जहांगीर ने जो फरमान दिया था वो भी मैग्ना कार्टा से कम नहीं था, वो भी मैग्ना कार्टा से कम नहीं था। कोई पूछेगा कि फारूक सियार का मैग्ना कार्टा है तो क्या जहांगीर का मैग्ना कार्टा नहीं है? बिल्कुल जहांगीर का भी चीज़ मैग्ना कार्टा ही है। जब आप उसके प्रोविंस में, उसके एम्पायर में आप कहीं पे भी फैक्ट्री खोल सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक मैग्ना कार्टा है, समझ गए ना। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना घटा। देखो उसके बाद 1651 में क्या हुआ। 51 में देखो पहला जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो बंगाल में खुला वो हुगली में खुला है, समझे, हुगली में। और उसके बाद तो हुगली के बाद फिर कासिम बाजार सब में खुला है, बैक टू बैक। समझ में आ रहा है ना। इन द सेम ईयर कंपनी गॉट प्रिविलेज टू ट्रेड। बताओ, बंगाल में भी ट्रेड कर सकते हो, बिहार में भी ट्रेड कर सकते हो, उड़ीसा में भी ट्रेड कर सकते हो। बस वही जो बोले, बस 3,000 तुमको देना है, वही 350 पाउंड देना है तुमको साल में। क्या है, कुछ नहीं है बंगाल के लिए। क्या ब्रिटिश के लिए कुछ है ये? क्योंकि ब्रिटिश के लिए बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इतना ट्रेड उस पर हो रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। 1667 का घटना देखो, औरंगजेब ने भी फरमान दे दिया जी। हाँ, बोला कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या होगा? बहुत कंट्रोल हो जाएगा। ड्यूटी फ्री कोई ट्रेड दे दे आपको अपने साम्राज्य में करने के लिए तो यू गेट लॉट ऑफ एडवांटेज। देखो, मगर हम जानते हैं कि ये ड्यूटी फ्री जो दिया, इसके वजह से बंगाल में जितने भी लोग थे उसने अपोज किया था, इस चीज़ को लेकर अपोज किया, क्योंकि जानते हो इसका बहुत मिसयूज़ किया है ब्रिटिश ने। तो इसके वजह से बंगाल में क्या हुआ जानते हो? बंगाल का इकोनॉमी क्रिपल हो गया। तो उसके बाद अटैक हुआ था ना शाइस्ता खान के द्वारा, देखो याद है ना 1686 में। देखो जो नवाब थे उस समय 1686, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना है बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा अलाउद्दीन खान के टाइम में। अब मुर्शिद कुली खान एक्चुअल में इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, बट वो ब्रिटिश, वो मुगल एम्पायर के अंदर ही है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का जो श्रेय जाता है वो मुर्शिद कुली खान को ही जाता है, इसलिए अभी भी मुर्शिदाबाद है, उन्हीं के नाम पे मुर्शिदाबाद जगह है। बात समझ में आ रहा है ना। बट ये अलाउद्दीन खान थे 1740s में, जिन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया था कि अब मुगल, क्यों अब मुगल एम्पायर का है, बहादुर शाह रंगीला डांस कर रहा है वहाँ पे, क्या मतलब है उसको? अब रंगीला कोई मतलब ही नहीं है, रंगीला अपने मस्ती में है। तभी तो नादिर शाह ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, सब लूट उठ गया, कोई मतलब नहीं, अपना मस्ती में है वो। तो जब राजा इतना मस्ती में हो तो जितने भी गवर्नर है वो इंडिपेंडेंट घोषित होगा ना जी। जैसे हैदराबाद देखो, निजाम उल मुल्क वहाँ से निकल कर हैदराबाद फॉर्म कर लिया। मराठा तो और ज़्यादा कंट्रोल, मराठा इतना कंट्रोल करने लगा। मगर देखो मराठा का जो फेट है 1761 में विद द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत खत्म। एक जो टॉप कैंडिडेट जो ब्रिटिश के लिए बचा हुआ था, हमारे इंडियन नेटिव रूलर्स, मराठा, वो मराठा भी साफ। अब ब्रिटिश के लिए खाली ब्रिटिश। तो भूमिका देखो, ब्रिटिश को फेवर भी हुआ है बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस, समझ पा रहे हो ना। मैं यहाँ पे देखो शाइस्ता खान ने क्या किया, जो कासिम बाजार का जो फैक्ट्री था उसके ऊपर अटैक, कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मिसयूज कर रहा था औरंगजेब का दिया हुआ दस्तक सबको, समझे, ड्यूटी फ्री चीज़ वाला, वो उसका मिसयूज कर रहा था, इसलिए बंगाल इकोनॉमी वहाँ पे क्रिपल हो गया इकोनॉमी। तो जो शाइस्ता खान थे, गवर्नर थे वहाँ के, उसने क्या किया, कासिम बाजार को अटैक किया और ऑफिसर को बोला हुगली छोड़ो, कासिम बाजार छोड़ो, छोड़ के भगा दिया। हाँ, उसके बाद ये गया बालासोर में अटैक उटैक भी किया था ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम नहीं है। फिर जॉन चार्नूक आए थे, जॉन चार्नूक ने किसी तरह रिक्वेस्ट किया कि दे दीजिए हमको। और फिर इंडियन मर्चेंट्स भी बोले कि नहीं नहीं ब्रिटिश का होना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश ने एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि हमको भी फेवर हो रहा है। तो फिर फाइनली उसको दिया गया, ब्रिटिश को दिया गया। देखो तो उसी के फलस्वरूप देखो ब्रिटिश फिर से आया है, उसको जमींदारी विलेज मिला है। देखो सुतांती का, सुतांती देख रहे हो मिला ना। और उसके बाद ये गोविंदपुरा और कलिकटा का, वहाँ का जो जमींदार जो था उससे उसने परचेज किया। वहाँ का जो लोकल जमींदार था ना, उससे गोविंदपुरा और कालीकटा, जिसको कालीघाट भी कह सकते हो। तो ये तीन जगह को सुतांती को दिया। सुतांती भी हुगली रिवर के ऊपर ही है, मैं हुगली जगह को छोड़ना पड़ा, कासिम बाजार को छोड़ना पड़ा, समझ पा रहे हो ना। तो मैं बाद में फिर से ये रिक्वेस्ट किया कि दे दीजिए हमको करने के लिए, और फिर इधर मर्चेंट सब भी, इंडियन मर्चेंट से भी बोलने लगे कि दे दीजिए उसको। हम रिक्वेस्ट किया था तो ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर वो मान गया।
समझ पा रहे हो ना। तो देखो क्या हुआ 1698 में विद्यार्थी, वेरी सब देखो सब इम्पोर्टेंट है। 1698 में इंग्लिश को जमींदारी विलेज मिल गया, सुतांती का, गोविंदपुरा का, कैलीकट का, ये वही कालीघाट का, तीनों को वो कंबाइन करके फोर्ट विलियम बना दिया, जिसको बोलते हैं कलकत्ता। तो कलकत्ता बाद में सीट बन जाएगा ना प्रेसिडेंसी के लिए, और जब प्रेसिडेंसी के लिए सीट बन जाएगा तो वो प्रोविंस के लिए भी सीट बन जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोविंस तुमको नजर आएगा बाद में ब्रिटिश का, जस्ट लाइक मद्रास, जस्ट लाइक बॉम्बे। तो आगे देखो, हाँ अब ये घटना भी तुमको नहीं भूलना है, 1707 का फारूक सियार का बीमारी था ना, वो बीमारी ठीक कर दिया था ना, तो जॉन मिल्टन ना, ऐसे कुछ नाम था ना उनका, जो भी हो, तो फिजिशियन वही सर्जन थे, उन्होंने ठीक कर दिया, इससे खुश हो गए थे। देखो तो मुगल एम्पायर फारूक सियार ने तो रॉयल फरमान कर दिया, वही जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा का हिस्ट्री भी बताए थे तुम लोग को। तो मैग्ना कार्टा इशू कर दिया। अब ट्रेड केवल तुम बंगाल तक ही नहीं, अब तुम रह भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, बंगाल में भी, हैदराबाद में भी, और सूरत में भी। व्हाट इज दिस, आपने तो पूरा छुट्टी दे दिया इसको। हाँ, तो इसलिए इस फरमान को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहते हैं। अब देखो इस चीज़ को लेकर बहुत विरोध हुआ, जो वहाँ के बंगाल के जो लोकल रूलर सब थे, वो बोले कि नो, अरे मिसयूज कर रहा है इस दस्तक को। दस्तक समझते हो ना, जो फ्री पास दिया गया कि आप इस जगह से इस जगह ट्रेड कर सकते हो, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने। क्यों मिसयूज, और बेचना शुरू कर दिया इंडियन ट्रेडर्स को कि इधर से इधर जाओ। समझे, दस्तक का मतलब फ्री पास। जैसे एग्जाम्पल देखो, जब आप रोड पे जाते हो, रोड पे या आप जहाज लेके पानी में जाते हो, तो आपको टैक्स लगता है, यू हैव टू गिव टैक्स, टोल टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। अभी गाड़ी लेके जाओगे टोल टैक्स लगेगा ना। अब ये दस्तक का मतलब देखो, फरमान और दस्तक दो अलग चीज़ है। फरमान का मतलब यू गॉट परमिशन टू ओपन फैक्ट्री, आप फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, दैट्स अ फरमान। दस्तक का मतलब होता है ड्यूटी फ्री पास, यानी कि आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, फ्री पास है, आप पासेस लो। पास मतलब आप उस रूट में आप ट्रेड करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ने इंडियन ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया वो पासेस, तो दस्तक का मिसयूज हो रहा है। तो उसके बाद जानते हो कि जो लोकल रूलर्स है, स्पेशली बंगाल वाले लोग सब, अलूवर्दी खान सब, माथा खराब होगा ना उसका। तो 1750 में क्या हुआ, अब देखो 1750 में क्या हुआ, चूँकि देखो बच्चे लोग ये समझो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई कर रहा है नीचे साउथ में। डच में भी देखो, अभी डच आएगा ना, बैटल ऑफ बेडारा में आएगा, इसको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कमज़ोर है, उसको पता है कि मेरा फ्रेंच के साथ संघर्ष चल रहा है, तो इसलिए जो कलकत्ता बना है फोर्ट, कलकत्ता जो फोर्ट विलियम बना है, उसको फोर्टिफाई करना जरूरी है। फोर्टिफाई, हाँ, मोट बनाना शुरू कर दिया, मोट बताए थे ना, चल, ताकि नेचुरल डिफेंस मिल सके। बिल्कुल, देखो यहाँ पे तो 1750 में उसको पता था कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल होगा, यूरोप में चल रहा था ना, यूरोप में बाहर चल रहा था, यूरोप में अमेरिका में चल रहा था, तो पता है कि इसका असर इंडिया में दिखेगा, तो इसलिए वो तेज़ी से फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया कलकत्ता को, वही फोर्ट विलियम को फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, समझ रहे ना। और देखो अपना फोर्ट में गन सब लगाना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेक्टेड हो एरियाज। हम देखे थे कि दो तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा था, एक तो फोर्टिफिकेशन करना, फोर्टिफिकेशन साथ आर्म्स लगा देना, और दूसरा क्या, मोट बनाना, चैनल बनाना। आसपास जो आपका जो फोर्टिफाइड एरिया है उसके आसपास क्या किए, डग किए चैनल को, और उसमें पानी भर दिए, तो वो तो नेचुरल फ्रंटियर बन गया एक तरह से, नेचुरल वो बन जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो जब अलूवर्दी खान मरा, तो अलूवर्दी खान ठीक है, वो भी बोलते रह गया, ठीक है, वो थोड़ा पावरफुल था। जब अलूवर्दी खान मरेगा 1756 में, तो उसका जो ग्रैंडसन है सिराजुद्दौला आएगा, तो वो भी बार बार बोले क्या कर रहे हो ये सब चीज़, तुम हमसे परमिशन लिया फोर्टिफिकेशन बनाने के लिए, तुम हमसे परमिशन लिया दस्तक को यूज़ करने के लिए, तो दोनों के बीच में सवाल जवाब होगा और कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। देखो तो 1756 में नवाब सूरज-उद-दौला बहुत इरिटेट हो गया ये ब्रिटिश का कमर्शियल एक्टिविटी को देख के और ये फोर्टिफिकेशन सबको देख के, इसलिए माथा खराब हुआ उसका, और इसने ठान लिया कि ये यूरोपियंस को हम यहाँ से खदेड़ देंगे। और किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मगर सब बैन में चला गया, सब बेकार में चला गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही मतलब हुआ है कुछ, जैसे अभी बताएंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ जिसमें बहुत सारे यूरोपियंस मर गया। हाँ, उसका एक अलग ही यूरोप में एक अलग ही बवाल काटा गया उस चीज़ को लेके, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद ये पीरियड जानते हो 1765, अरे 1765 आते आते बाबू कहाँ सिराजुद्दौला, कहाँ मीर जाफ़र, कहाँ मीर कासिम, सबका तो खात्मा ही हो गया एक तरह से। देखो तो ये कम समय में बैटल ऑफ प्लासी से लेकर बैटल ऑफ बक्सर तक
1757 से लेकर 1765 तक जो पावर था वो शिफ्ट हो गया। कहाँ? बंगाल में कोई रूल करता था नवाब, रॉयल ब्लड, अब पूरा शिफ्ट हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जानते हो तुम लोग, रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट बना दिया था 65 के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। डुअल गवर्नमेंट होगा, निजामत और दीवानी अलग अलग। निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालना, दीवानी मतलब कलेक्टिंग द टैक्स। बताओ, बैठा दिया रूलर को, बैठा दिया कि तुम्हारा काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना और हमारा जो आदमी है वो टैक्स उठाएगा। तो रूलर कहाँ? रूलर को पैसा चाहिए ना, फंड चाहिए उसके पास, तो निजामत कहाँ कर पाएगा वो? पूरा जितना भी जनता था सब त्रासदी में आ गया ये, बिकॉज ऑफ डुअल गवर्नमेंट। अब ये डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था आफ्टर 1765 से लेकर 1772 में। इतना लंबा चला है वो, समझे ना, 7 साल तक चला है। बट जब वारेन हस्टिंग आया, वारेन हस्टिंग ने उस चीज़ को रिमूव कर दिया कि डुअल गवर्नमेंट ठीक नहीं, ये बर्बाद कर दिया। समझ पा रहे हो ना? तो देखो अब हमें समझना है फारूक सिया। आखिर फारूक सिया का दिया हुआ चीज़, यानी कि 1713 से लेकर 1790 तक जो फारूक सिया, देखो बहुत ही वीक है ये आदमी, इतना वीक है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था ये। देखो क्या लिखा गया है कि ये बहादुर शाह का बेटा है ये, और बहुत ही ईजिली स्वेड बाय एडवाइजर। कोई भी एडवाइस इसको देगा ना तो बहुत जल्दी ये मान जाता था, समझे। एबिलिटी नहीं था, नॉलेज, कैरेक्टर नहीं, इसके पास था ही नहीं। एंड कैरेक्टर ऑफ रूल इंडिपेंडेंटली, मतलब ही हैज़ नो विजन एक्चुअली, इसको जल्दी कैरी अवे किया जा सकता था। अब देखो तभी तो इसने बुर्बकी काम किया कि नहीं किया, बताओ तो। मैग्ना कार्टा दे दिया कि केवल बंगाल में ही तुमको सेटल नहीं होना है, फैक्ट्री नहीं खोलना, तुम दूसरी जगह भी खोल सकते हो। ये देने की क्या जरूरत था उसको? आस्ते आस्ते वहीं से तो फायदा हुआ है ब्रिटिश को। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम देखो, खुद देखो, ये समझ में आ जाएगा तुमको कि बंगाल में कंपनी ट्रेड एज मैंने कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं देना आपको। बाहर सामान कितना ही होता है ना कायदे से, बाहर सामान अभी भी आता है, कस्टम ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है? कोई भी कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, बस तुम एक साल में 3000 रुपया दे दो, बात खत्म। कोई 350 पाउंड दे दो, बात खत्म। कहाँ कमाई कितना लाख लाख हो रहा है, कहाँ 3000 क्या है अमाउंट? वो अमाउंट कुछ नहीं है ब्रिटिश के लिए, नंबर 1। दूसरी बात है कंपनी वॉज अलाउड टू रेंट एडिशनल लैंड्स अराउंड कलकत्ता। कलकत्ता के आसपास आप रेंट दे सकते हो, तो एक तरह से कलकत्ता के आसपास जो भी लैंड था वो रेंट दे सकता है। तो ये भी तो एक तरह से आपने ब्रिटिश को आप वही दिए, पुश किए हैं पीछे से। कंपनी वॉज देखो परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। बताओ दस्तक, कंपनी आप दस्तक दे सकता है, यही दस्तक तो उसने मिसयूज़ किया है। यही तो इंडियन ट्रेडर्स को बेच के गलत काम किया, पैसा कमाया, करप्शन किया है, मिसगवर्नेंस किया है। तो फारूक सियार का जो मैग्ना कार्टा है वो बहुत बड़ा गलती हुआ है, समझे, हिस्ट्री में, जिसकी वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। समझे, ये लाइन समझ गए ना? तो वो ये लाइन इसलिए फिर से रिपीट कर दिए हैं, इसमें लिख दिए हैं। तो फारूक सियार का समझो कि वो मैग्ना कार्टा कैसे बना है। चलो नेक्स्ट चलो। अब बच्चे लोग यहाँ पे देखो, फिगर देखो, कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। प्लासी दिख रहा है तुम लोग को फिगर में, है ना? प्लासी दिख रहा है। प्लासी देखो हुगली रिवर के ऊपर ही है बच्चे लोग, देख रहे हो ना? बक्सर देखो, बक्सर तो अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है बिहार का, है, तो वहाँ पे हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 23 जून 1757 को। ठीक उसके बाद भी एक बैटल हुआ है डच के साथ, याद होगा तुम लोग को, बैटल ऑफ बेडारा कहते हैं, वही चिंसुरा। देखो ये भी देखो लोकेशन देखो, यहाँ पे हुगली रिवर के ऊपर ही बसा हुआ, 1759 में हुआ था। और जो लास्ट बैटल हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में, इससे तय हो गया कि अब तो ब्रिटिश को तो अब मुश्किल है। ब्रिटिश अब टॉप कंट्री पूरा भारत के लिए बन के उभरा, नॉर्थ इंडिया को तो कंट्रोल कर ही दिया है, अब ये साउथ इंडिया की तरफ भी जाएगा ब्रिटिश। तो देखो बैटल ऑफ प्लासी तो मजाक में हुआ चीज़ है, बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव का एक एडवेंचर चीज़ है वो। अब मना भी किया गया था उसको, यदि वो परमिशन लेता तो उसको मना कर दिया जाता है, काहे घुस रहा है, क्योंकि कार्नेटी का कोई फायदा तो हुआ नहीं। कार्नेटिक में जानते हो ना, ये लोग समझ गया ना कि कभी भी इंडियन प्रिंसेस में कन्फ्लिक्ट हो तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए, यही नहीं सीखा था। उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव घुस गया उधर। तो ये चीज़ यदि पता चलता वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर को, समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर जो बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बोल रहे हैं, उसका रिलेशन है ना जी उधर यूरोप में बैठा हुआ, सब तो ट्रेडिंग कंपनी है ना ये, शायद वो रोक देता। मैं बिना बोले ही कर दिया इसने, बिना बोले ही कर दिया। और जब ये पास कर गया तो खूब वाहवाही, क्योंकि जब आप बिना पूछे ही कोई काम कर देते हैं जिसका सक्सेस इतना ज़्यादा हो जितना उम्मीद नहीं किया था, तो फिर आपको प्रशंसा भी मिलता है सुनने के लिए। यही चीज़ हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। देखो तो समझते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री में ये घटना। यहीं से ब्रिटिश अपना पैर जमाना शुरू कर देगा। सब देखो ब्रिटिश और नेटिव रूलर्स के बीच में डायरेक्ट झड़प हो रहा है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे समझो, इस चीज़ फिगर को समझो। अच्छा, ब्रिटिश का क्या एक्टिविटी था जिसके वजह से
नाराज हो गया सिराजुद्दौला। देखो रैम्पेंट मनमानी तरीके से फरमान को यूज़ करना, समझे ना, वो जो फैक्ट्री बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया गया, उसके बाद जो फ्री दस्तक दिया गया, दस्तक को मिसयूज़ कर रहा है, मनमानी तरीके से किया जा रहा है, इससे करप्शन हो रहा है। दूसरी बात है कि बताओ, इंग्लिश ने कलकत्ता को फोर्टिफाइड किया, फोर्ट विलियम बनाया, पूछा सिराजुद्दौला से? क्या पूछा नवाब से? नहीं पूछा। अरे जिसके देश में तुम कुछ काम कर रहे हो तुमको पूछना ना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो दूसरी बात है, देखो कृष्णदास, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझना पड़ेगा तुमको। बच्चे लोग देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो, घटना समझो क्या हुआ। जब अलवर्दी खान मरे तो अपना ग्रैंडसन को दे दिए, ग्रैंडसन को रख दिया वहाँ पे। अब बस ये सिराजुद्दौला मात्र 20 साल का आदमी था, 20s अर्ली 20s में था, ये समझो बात, बहुत यंग लड़का। और अंदर तो कोर्ट में जो बैठा हुआ है नोबल सब, तो उसका देखो एक्सपीरियंस ज़्यादा। तो उसमें एक राय वल्लभ भी आते हैं, राय वल्लभ कहते हैं उसको। राय वल्लभ के जो बेटे हैं वो कृष्णदास, और राय वल्लभ भी अगेंस्ट है सिराजुद्दौला का। और कृष्णदास ने क्या किया, कुछ चोरी करके भाग गया वो वहाँ से, सम्राट से कुछ चीज़ चोरी करके, ट्रेजरी चोरी करके भाग गया था वो। और वो चोरी करके भागा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको शरण दे दिया। तो सिराजुद्दौला को बुरा लगेगा ना, हमारा मुजरिम को तुम कहा है वो दिया। देखो वही हुआ कि असलम दिया गया, यानी कि जगह दिया उसको रहने के लिए। वही पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णदास को। कृष्णदास किसका बेटा है? राय वल्लभ का बेटा है। राय वल्लभ कौन है? कोर्ट में रहने वाला आदमी जो कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कंस्पिरेसी रच रहा है। आया समझ में? आगे देखो, अब बताओ, बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल, बहुत ही गंदा गंदा एरोगेंट वाला लेटर भेज रहा था नवाब को ये ब्रिटिश लोग, लिख के कि देखना ये करना, नहीं तो हम देख लेंगे तुमको। बताओ, ब्रिटिश भेज रहा उसको, वो नवाब है, कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा जी वो? देखो यही सब रीजन की वजह से जो नवाब है बंगाल में, जो अभी आए हैं 20 साल का लड़का, सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, इन्फीरियर गुस्सा हो गया उसको, ठीक है। और तुरंत और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ किया है, देखते जाओ। इसके तुरंत बोला कि पॉलिटिकल अफेयर्स में तुम मत घुसो, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये कर रहा है मीर जाफर से, हमारी जो आंट है घसीडी बेगम से, है ना, ये कृष्णदास को रखा है। तो रीज़न है कि भाई यहीं का आदमी लोग मिला हुआ है। तो बोला कि तुमको इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है यहाँ का, ये बोला। दूसरा क्या बोला, फोर्टिफिकेशन कर रहा, बंद करो उसको, तुम पूछा हमसे। और तीसरा क्या बोला कि टैक्स पे करो। बताओ, फ्री दस्तक का मिस यूज़ कर रहे हो, टैक्स पे नहीं कर रहे हो टाइम पे। तो ये इसने बोला। क्या हुआ उसके बाद? ब्रिटिश मानेगा तुमको? हाँ, ब्रिटिश मानने वाला है, ब्रिटिश नहीं माना। नेगोशिएशन फेल हो गया, बढ़िया जब समझाया तो नेगोशिएशन फेल हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा? इन्वेट करेगा, आर्मी को भेजेगा, बोलेगा कासिम बाजार को उठाओ, फेंको उसको वहाँ से, इन्वेट करो, वहाँ पूरा कैप्चर करना शुरू हो गया। देखो फोर्ट विलियम कलकत्ता, अच्छा कासिम बाजार हुगली को तो पहले ही कर दिया था, आई एम सॉरी, वो तो बहुत पहले ही हो गया था इतिहास में। अब फोर्ट विलियम जो किससे बना? सुदांती, गोविंदपुरा और कालीघाट से बना तीनों, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। अब देखो विद्यार्थी, ये बोलते बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। देखो इसमें 146 इंग्लिश मैन को एक छोटा सा रूम में कैद कर दिया गया, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, समझे? और कितने लोग मरे हैं? 123 लोग मरे हैं। हाँ, जो स्कॉलर है, जो राइटर है, जो हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि नहीं ब्रिटिश ने क्या किया, इसको जानबूझ के ज़्यादा संख्या बताया, इतना लोग नहीं मरे थे। सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ब्लैक होल एपिसोड, इसको बोलते हैं ब्लैक होल एपिसोड, यानी कि एक छोटा सा जगह पे आप इतना यूरोपियंस को रख के मार दिए। तो यूरोपियंस कितना बताता है कि 123 मौत हुआ है। तो हिस्टोरियन कहता है कि नो, यूरोपियंस ने जानबूझ के ज़्यादा संख्या दिया है। और इतना ही नहीं बच्चे लोग, जान के हैरान हो जाओगे, ये जो यूरोपियंस मरा, इंग्लिश मैन जो मरा, तो यूरोप में जाके इसका बहुत बवंडर काटा है ये लोग। यूरोप में जाके बोला कि देखो इंडियंस लोग कितने गंदे लोग होते हैं, इंडियंस लोग कितने गंदे होते हैं, हमारे इंग्लिश मैन को मार दिया। और वहाँ का बच्चा लोग को पढ़ाया जा रहा था कि देखो इसलिए उस जगह को हम गुलाम बना रहे हैं। अब बच्चा लोग खूब खुश, गलत मैसेज दे रहा है ना यूरोप में जाके। और जब इंडिया में लोग मरेगा तो बच्चा लोग बोलेगा बहुत सही हो रहा है इंडिया में, ताकि वहाँ के आदमी लोग का माइंड वॉश करने के लिए। तो इस तरह का ब्लैक होल एपिसोड वो लोग और ग्लोरीफाई करके और मिर्च मसाला लगा के यूरोप में प्रदर्शन किया जा रहा है इस चीज़ को। हाँ, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो तुम लोग जाके, यूट्यूब पे होगा, ठीक है। वहीं से हम सीखे थे, वहीं से हम जानने का प्रयास किए थे ये चीज़। तो देखो क्या हुआ, तो वही इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 का। तो देखो आप तो इधर से तो सिराजुद्दौला का दिमाग तो ख़राब हो ही गया है, इतना कुछ कर ही दिया है।
और उधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी तो दिमाग खराब हो ही गया होगा। जाहिर सी बात है, अब क्या होगा, लड़ाई। ये सिचुएशन को देख के रॉबर्ट क्लाइव दौड़ते हुए नीचे से आया, कल नीचे से साउथ में था ना जी, कर्नाटक में बहुत एक्टिव था वो आदमी, दौड़ते हुए आया और देखा कि क्या कमजोरी है इसका। बोला है फूट तो है, पहले इसको ले लो। जितने भी पॉलिटिकल फ्यूजिटिव लोग सब थे, बदमाश लोग थे, बदमाश कंस्पिरेटर लोग थे, सबको एक साथ किया। देखो पहले ये देख लो, फोर्ट विलियम कहाँ पे था, हुगली रिवर के ऊपर ही है ना, बिल्कुल। ये फिगर भी देखना जरूरी है, साथ साथ क्या क्या हो रहा है। कासिम बाजार देखो, अब फोर्ट विलियम देखो, सेटलमेंट है कि नहीं है वहाँ पे, आगे देखो। तो देखो यहाँ पे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो कोर्स ऑफ बैटल, ये बैटल कैसे तैयार हुआ। मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था नवाब आर्मी का, और ये अलवर्दी खान से था। और अलवर्दी खान का रिलेशन क्या है इससे, कि अलवर्दी खान का जो सिस्टर थी उसके हस्बैंड था ये चाहता था सिंहासन खुद हम ले। और ये ओल्ड आदमी, आप देखो ना, वो पोता है, और कहाँ वो अलवर्दी खान का सेम जनरेशन का है। तो रास नहीं ना आएगा ये लोग को कि इतना सीनियर आदमी होते हुए बच्चा बुतरू को दे दिया राज संभालने के लिए। तो इस तरह कन्फ्लिक्ट होता था। जैसे देखो ना, रजिया सुल्तान देखो तुम हिस्ट्री में जाके, रजिया सुल्तान बताओ कितना खतरनाक तरीके से रूल की है वो, भले ही कम की है, मगर कितना इम्पैक्ट डाली है। नोबल सबको चेंज कर दी ना, पूरा जो चालीसा सिस्टम था हुमायूं उसका, इल्तुतमिश का, पूरा चेंज कर दिया उसने। यहाँ पे देखो मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था, बताओ पाले में ले लिया ब्रिटिश ने। आ रहा समझ में ना, ब्रिटिश ने ले लिया कि इसको राजगद्दी चाहिए, इसको बोल दिया, लॉलीपॉप दे दिया गया। अरे जीतो ना, तुमको ही देंगे, तुम ही तो रोल ब्लड है, तुम ही बूढ़ा आदमी, तुम ही तो करेगा। काय बच्चा बुतरू को बैठा दिया, ब्रिटिश यही सब करेगा बाबू। आई लोग को बुझने आ नहीं रहेगा, बाद में इसका भी पीछे से देगा उसको बढ़िया से। वो देखो राय दुर्लभ बताए थे ना, राय दुर्लभ हो गया आर्मी ऑफिसर, जो उसको भी अपने हाथ में रख लिया। जगत सेठ हो गया, जगत सेठ बहुत बैंकर है। देखो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, यदि आप युद्ध लड़ रहे हो तो फाइनेंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। आप तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, समझ पा रहे हो ना। तो ये परिस्थिति है। उसके बाद देखो ओमीचंद भी मर्चेंट है, मर्चेंट देखो अपने हाथ में रख लिया। घसीटी बेगम कौन है, आंट है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं करती है इसको, किसको, सिराजुद्दौला को, क्योंकि सिराजुद्दौला का उदय होना। और ये देखो, ये जो महिला थी, ये महिला कौन थी, ये महिला विडो थी और इसका कोई बच्चा नहीं था, समझे ना। और भी है देखो राय बल्लभ भी, जिसके बारे में बोले हैं, राय बल्लभ का ही बेटा कौन है स्टूडेंट, राय बल्लभ का ही बेटा कृष्णदास था। इसमें लिखा नहीं गया, वो लिख सकते हो, राय बल्लभ भी। हाँ ओमीचंद है ना जी, ओमीचंद आपका मर्चेंट है। और भी बहुत सारे लोग थे जो इंपॉर्टेंट नाम है, सब यहाँ पे दे दिया गया। ये सब को इकट्ठा किया रॉबर्ट क्लाइव ने, एक सीक्रेट अलायंस बनाया ये सब कंस्पिरेटर के साथ। अब देखो ब्रिटिश किस पोजीशन पे होगा, तो अंडर द डील बोला गया कि जीत के दिखाओ, हम तुमको नवाब बना देंगे मीर जाफर को, बताओ। मगर देखो ऐसा नहीं कि सिराजुद्दौला को पता नहीं था, ऐसा नहीं है, पता था उसको कि बहुत कुछ खिचड़ी पक रहा है उसके अगेंस्ट में। तो उसने देखो, इससे पहले भी बैटल हुआ है। सिराजुद्दौला जो सूबेदार थे पूर्णिया का, अभी बिहार का हिस्सा है ना पूर्णिया, तो उसको इसी टाइम मतलब युद्ध करने से पहले उसको पहले सप्रेस किया, अपने आंटी को ट्रेजरी से हटाया, वही घसीटी बेगम को हटाया, क्योंकि पता था घसीटी बेगम खाली ट्रेजरी पे ध्यान है, पैसा पे ध्यान है, तिजोरी पे ध्यान है, उसको हटाया। जब उसको हटाएगा तो और गुस्सा रहेगा इसके अंदर, समझ रहे हो ना। कोई भी देखो, कोई भी शासन करने के लिए आएगा तो वो अपना बेस्ट कैंडिडेट को आसपास रखेगा। जैसे मोदी जी भी शासन करे तो मोदी जी के आसपास कैबिनेट में फेवरेट आदमी है कि नहीं है। अब तुम अपोजिट वाला आदमी को डाल दोगे तो फिर गवर्नेंस करना मुश्किल हो जाएगा, ये तो नियम ही है। तो इसने क्या किया, शुरू में ही ये लोग को दिया है। हाँ अब इसके लिए देखो, अब वो चीफ बनाने के लिए कश्मीर से लाया, मीर मदन को लाया, और एक और आर्मी चीफ बनाया उसने मीर मोहनलाल को। तो मीर मदन और मीर मोहनलाल, यही दो बेचारे जनरल थे जो सिराजुद्दौला के बिहाफ में लड़े हैं, बाकी लोग तो दुम दबा के भाग गया। आज जान के हैरान हो जाओगे, ये जो मीर जाफर है गया था तो ये भी युद्ध करने के लिए, मैं सबको पता है कि ये किसके लिए युद्ध करने के लिए गया था, रणभूमि में। पता चला कि ये इसने अपना जो सैनिक लिया था, सैनिक क्योंकि कमांडर इन चीफ है, इसने क्या किया कि सिराजुद्दौला का आर्मी को ही मार दिया, यानी कि अपना आर्मी से अपना ही आर्मी मरवा दिया इसने। ओनली 10 to 11 आवर्स में ख़त्म बैटल। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये जो वार है ग्रेट बिट्रेयल है हिस्ट्री में, धोखा, अपने नहीं धोखा दिया। अब ब्रिटिश देखो ना मजे में। रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट कि 23 जून 1757 को एक बैटल होता है, ब्रिटिश विथ अलायंस
एंड सिराज उदौला फोर्सेस। सिराज को भले ही फ्रेंच का सपोर्ट मिलता है, मगर फ्रेंच देखो ना आप क्या करेगा, फ्रेंच वैसा नहीं, पहले ऐसा नहीं, या फ्रेंच कभी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता, क्योंकि देखो ना उसका सेटलमेंट कितना है वहाँ पे। क्या हुआ, नवाब फोर्सेस वर डिफीटेड, और अब कौन बन जाएगा बंगाल का नवाब, मीर जाफर। समझे, जो बताएं स्टूडेंट वही सब लिखा गया वहाँ पे, देखो क्या बताएं तुम लोग को। हाँ, ये थ्योरी में लिखा गया, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि तुम लोग को और ज़्यादा समझ में आए। कंपनी देखो, कंपनी ने क्या किया, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है ना, दस्तक का, प्रिविलेज का। उसके वजह से जानते हो कि बंगाल का इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सही बात है ना। नवाब ने गुस्सा किया कि भाई तुम टैक्स का चोरी क्यों कर रहा है, तुम टैक्स दो, तुम क्यों फोर्टिफाइड कर रहा है फोर्ट विलियम को, मत करो, है ना। मगर जानते हो उसके बाद भी, अब जब इंग्लिश देखो, जब नवाब ने बोला, देखो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला देखो, जब नवाब ने कहा कि तुम अपना सेटलमेंट को फोर्टिफाइड नहीं करो, तो फ्रेंच ने ये बात को मान लिया था। फ्रेंच का भी सेटलमेंट था ऊपर में, फ्रेंच का भी सेटलमेंट है ना जी, उतना ज़्यादा नहीं जितना ब्रिटिश का है। तो जब ये निर्देश दिया गया नवाब के द्वारा कि फोर्टिफाई मत करो, तो फ्रेंच मान लेता है इस बात को, मगर ब्रिटिश नहीं मानता है। ब्रिटिश फिर भी फोर्टिफाई कर ही रहा है। तो ये चीज़ पसंद नहीं आया कि जब फ्रेंच मान लिया यूरोपियंस, तुम क्यों नहीं मान रहा भाई मेरा बात। तीसरा नंबर देखो, वही इंग्लिश ने क्या दे दिया, उसको दे दिया ना, कृष्णदास को जगह दे दिया रहने के लिए। तो ये क्यों, क्योंकि पसंद नहीं है नवाब को, क्योंकि नवाब का ट्रेजरी चोरी करके भागा है वो। वही किसका बेटा है ये, राय बर्लभ का बेटा है, तो राय बर्लभ उसके अगेंस्ट है, कंस्पिरेटर है वो। उसका देखो कंपनी, देखो उसके बाद कंपनी क्या करे, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर भेज रहा है नवाब को। तो नवाब का जो प्राइड है, डिग्निटी है, वो तो जान रहे हो ना, उसको डायरेक्ट अटैक कर रहा है ये लोग सब। नेगोशिएशन फेल हो गया। उसके बाद गया इंग्लिश फैक्ट्री को अटैक किया नवाब ने, कासिम बाज़ार को तोड़ा फोड़ा, वहाँ पे कासिम बाज़ार जो फैक्ट्री था वहाँ पे तोड़ा। उसका देखो एक छोटे से रूम में बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, है ना। उसमें देखो 122 लोग मरे हैं 146 में। तो ये सब घटना तुम्हारा सिलसिलेवार तरीके से घटा है। अब आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो बैटल ऑफ प्लासी क्या आउटकम आया, क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसका। तो आफ्टर प्लासी 1757, 23 जून 1757, इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल। अब क्या, अब मीर जाफर है बाबू, मीर जाफर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही ना, ट्रीटी हुआ ही ना। अब तो जो बंगाल में जो इसका जो दादागिरी था, तो और चलने वाला है ट्रेड में। अब कौन चैलेंज करेगा इसको, एक सिराजुद्दौला चैलेंज करने वाला था, वो भी तो हार ही गया। इसलिए बोल रहा है कि अब पूरा मोनोपोलाइज हो जाएगा ट्रेड कॉमर्स पूरा बंगाल में। मीर जाफर एक टिटुलर नवाब, यानी कि कठपुतली के रूप में उसको रखा गया, समझा, उसको सिंहासन पर रखा गया। और उससे क्या बोला गया कि लाओ, हम बैटल तुमको बना दिए ना राजा, और तुम सिंहासन पे है ना, लाओ पैसा लाओ। तो पैसा दिया। और जो 24 परगनास था, 24 परगना मतलब 24 जगह नहीं, 24 परगना एक जगह का नाम है, अभी भी है कलकत्ता में, अभी भी बंगाल वेस्ट बंगाल में है। 24 परगना एक जगह का नाम है स्टूडेंट। 24 परगनास कहते हैं, 24 परगनास कहते हैं। 24 परगनास का भी जमींदारी राइट्स मिल गया किसको, जमींदारी राइट्स का मतलब क्या होता है, टैक्स उठाने का जो राइट्स मिल गया इसको। तो बहुत सारा नवाब से पैसा मिला, और 24 परगना वो भी एरिया मिल गया जमींदारी इसके लिए। और दूसरी बात है, देखो बाबू कम नहीं है, अब इंग्लिश क्या कर रहा है कि नवाब कोर्ट में एक अपना आदमी रखेगा, ताकि जानने के लिए कि नवाब कोर्ट में क्या क्या चल रहा है। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है कि नहीं है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका आदमी जा करेगा क्या, वही देखेगा नवाब किस तरह का डिसीजन ले रहा है, अपना रेसिडेंट को भेज दिया वहाँ पे। समझ रहे हो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश एम्पायर का, साम्राज्य बनना, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो। अब बक्सर ने तय कर दिया, अभी भी बक्सर पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। ब्रिटिश देखो पूरा सुप्रीमेसी बंगाल में, पूरा सुप्रीमेसी को मेंटेन किया है, कैप्चर किया है। और उसका प्रेस्टीज जो है कि बस अब एक ही ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, बाकी तो कोई काम का नहीं है। अब देखो ना इसका फायदा हुआ है चिंसुरा में भी, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। चिंसुरा का बैटल अभी नहीं हुआ है, हालांकि हम पिछले मॉडल में कर चुके हैं, वो जानते हैं कि 1759 में हुआ है, और प्लासी पहले हो गया। प्लासी होने का मतलब क्या कि ब्रिटिश का होल्ड तगड़ा, रणनीति तगड़ा हो जाएगा उसका। बात समझो, उसको मिल चुका है 24 परगना मिल गया है, उसको ट्रेड करने का अधिकार मिल गया है, उसको मीर जाफर उसको पैसा देगा उसको, तो उसका तो वो अपने आप में रिच हो गया कंपनी। हाँ देखो, द सॉवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश ओवर कलकत्ता वॉज रिकॉग्नाइज, यानी कलकत्ता में रूल करने वाला आदमी कोई नहीं, बस ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा।
सॉवरेनिटी मिल गया, अब तुम 45 करो या जो करो तुम्हारा है। तो देख रहे हो ना कितना छीन गया कलकत्ता से। और आस्ते आस्ते जब बक्सर होगा तो वह पूरा इतिहास ही चेंज हो जाएगा, ये समीकरण और बड़ा बन जाएगा। तो मीर जाफर देखो, अब मीर जाफर देखो, रूलर तो रूलर न हुआ जी। हाँ, जब आप किसी भी रूलर को गद्दी पर बैठा देते हो तो पावर का नशा तो होता है। अब मीर जाफर को भी लगने लगा कि ब्रिटिश टू मच कर रहा है, बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, इसका भी दिमाग खराब हुआ। तो इसने किसका हेल्प लिया? डच का। यही मीर जाफर है जिसके बारे में शुरू में बताए थे। मीर जाफर किसका हेल्प लेगा? डच का। कि भाई इंग्लिश को देखो, फालतू में इंग्लिश को बेकार में सपोर्ट किए थे, ये अलग बात है कि वही हमको राजगद्दी बैठाया, अब हम नहीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। और डच को चाहिए वो चीज़। डच तो जानते हो दोनों का बैटल तो चल ही रहा है डच का। डच ने हेल्प किया मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैटल ऑफ चिनसूरा में हार गया। देखो, तो मीर जाफर फेल टू मीट हैवी डिमांड्स ऑफ द कंपनी एंड वी रियलाइज दैट ब्रिटिश, अब देखो जो भी डिमांड कर रहा था वो उतना नहीं पूरा कर पा रहा था, और इसको लग गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिमांड लिमिटलेस कर रहा है, कोई लिमिट नहीं है, समझे ना। उसका इच्छा बढ़ते चला जा रहा था, इसलिए इसने कहा कि अब डच का हेल्प लेना पड़ेगा, और डच का हेल्प लिया। मगर क्या हुआ देखो, बैटल ऑफ चिनसूरा में क्या हुआ विद्यार्थी लोग? बिल्कुल चिनसूरा तुम्हारा हुगली रिवर के ऊपर ही है, यहाँ पे अटैक हो गया था लैंड से भी और रिवर से भी, हम लोग जानते हैं। देखो अब यहाँ पे समझो और अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको ये घटना, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। देखो जो बंगाल का नवाब है मीर जाफर, वो परेशान हो गया रॉबर्ट क्लाइव, देखो रॉबर्ट क्लाइव का नाम लिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव बार बार इंटरफेरेंस कर रहा था, समझे, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि नवाब है भाई, उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है ना, अपने गवर्नेंस करना है। तो परेशान हो गया वो, बहुत ही परेशान हो गया। वो चाहता था कि इंग्लिश के चंगुल से हम छुटकारा ले, इसलिए वो डच के पास आया। ये पसंद नहीं आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई हम ही ने बैठाया तुमको, हाँ हम नहीं रहते तुम बनता क्या, तुम उधर चला गया, अच्छा देखते हैं तुमको बढ़िया से। देखो ब्रिटिश ने अटैक किया डच को, लैंड से भी वाटर से भी, हो गया ख़त्म डच। बात समझ में आ गया ना। देखो तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, उसका जो सपना था कि हम भी एम्पायर बनाएंगे वो भी ख़त्म। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बताओ बस एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित हो गया, ख़त्म सेटलमेंट सब। और मीर जाफर को उसके सन इन लॉ मीर कासिम से रिप्लेस कर दिया गया। हाँ कहो सर सिराज उदौला का क्या हुआ? तो सिराज उदौला का बेचारा का मौत हो गया। और देखो जान के हैरान हो जाओगे कि जो मीर जाफर का जो बेटा है, बेटा ने ही आदेश दिया था कि सिराज उदौला को मार देंगे। मीर जाफर का जो बेटा ने आदेश दिया था कि अब तो हो गया, वो तो अब कैद हो गया, ख़त्म हो गया ना, वो तो मतलब डिफीट हो गया, क्या किया जाए, तो मीर जाफर के बेटा ने उसको मरवा दिया। अब देखो मीर जाफर का जो दामाद रॉयल ब्लड, उसको लाया गया, और इस आदमी का नाम क्या है? मीर कासिम। मीर कासिम भी परेशान हो जाएगा बाबू। आज जब मीर कासिम परेशान हो जाएगा तो मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को लाया जाएगा। आज जब नेक्स्ट टाइम जब मीर जाफर आएगा तो समझ रहे हो ना, तो अब ब्रिटिश का क्या कंट्रोल रहेगा? अनइमेजिनेबल कंट्रोल है वो। आ रहा है समझ में ये चीज़ तुम लोग को? तो कैसे कैसे गया है देखो यहाँ पे समझो। हाँ मीर कासिम एंड इंग्लिश, अब मीर जाफर को हटाए, बैटल ऑफ चिनसूरा हुआ, बैटल ऑफ बेडारा हुआ, हटाए, मीर कासिम को लाए दामाद के साथ क्या हुआ देखो गधा। अभी तो 24 परगना ही लिए थे ना, मीर जाफर से 24 परगना लिए, अब बहुत सारा पैसा लिया गया, अब बार बार इंटरफेरेंस कर रहा था। हाँ फोर्ट विलियम अपने हाथ में उसका, ब्रिटिश का। अब देखो जब मीर कासिम को लाया गया तो मीर कासिम को भी तो टिटुलर हेड बनाने के लिए ही लाया गया, कठपुतली के रूप में उसको नचाने के लिए लाया गया। तो अब देखो कंपनी को बर्धमान मिलेगा, मिदनापुर मिलेगा, चित्तगोंग मिलेगा। बाबू चित्तगोंग कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, अभी भी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट है। अब बांग्लादेश का तो पूरा अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड चित्तगोंग पोर्ट ही है। चित्तगोंग पोर्ट रख लिया है, मिदनापुर रख लिया है, बर्धमान रख लिया, देखो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रख लिया अपने हाथ में ब्रिटिश। 24 परगना तक आप सीमित नहीं है, आया समझ में। और मीर कासिम ने यह भी प्रॉमिस किया कि ठीक है हम आपको 5 लाख रुपया देते रहेंगे, ठीक है, कि 5 लाख रुपया देंगे ताकि आपका जो साउथ एक्सपीडिशन चल रहा है उसमें जो युद्ध चल रहा है उसका फाइनेंस हो सके। देख रहे हो ना बाबू, बंगाल से पैसा उठा के जाएगा ना लड़ने के लिए नीचे, क्योंकि साउथ में हो रहा है ना, वांडीवास सब हो रहा है, पैसा चाहिए ना उसको। एंड इट वॉज अग्रीड डैट मीर कासिम एनिमी, बताओ
मीर कासिम का मीर कासिम देखो, यानी कि कंपनी का दुश्मन मीर कासिम का दुश्मन और कंपनी का दोस्त मीर कासिम का दोस्त, ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट कंपनी रूल कर रहा है एक तरफ से, यानी कंपनी का जो दुश्मन, कंपनी का कौन दुश्मन? फ्रेंच दुश्मन। कंपनी का कौन दुश्मन? जो अगल बगल का जो नेटिव रूलर्स होगा, जिसको पसंद नहीं करेगा वो दुश्मन, तो वो अब नवाब का भी दुश्मन। और कंपनी का जो दोस्त, तो वो भी इसका दोस्त। यानी कि टोटल कंट्रोल करने का बात है ये। इतना ही नहीं विद्यार्थी, देखो ना क्या क्या हुआ। देखो 5 लाख बोला ना, प्रॉमिस किया ना कि 5 लाख रुपया देंगे, आप जाओ लड़ो नीचे साउथ में जो आपका एक्सपीडिशन चल रहा है साउथर्न इंडिया में। ही ऑल्सो गेव हैंडसम प्रेजेंट्स ऑफ 29 लाख रुपीज टू द, बताओ 29 लाख रुपया तो इंग्लिश ऑफिसर्स को भी देखा, वो 5 लाख तो बोला ही है, साथ में 29 लाख रुपया भी दिया उसको। यानी कि ट्रेजरी से कितना खजाना खाली हो रहा है समझ सकते हो तुम लोग। पूरा ले लिया ना पैसा, पूरा 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 जितना ही बंगाल का ट्रेजरी था सब खाली कर देगा ये लोग, ब्रिटिश लोग। आगे देखो बच्चे लोग, ये देखो 24 परगना तो आ ही गया था हाथ में, आ गया था ना हाथ में। और क्या क्या लिया देखो, वहाँ पे बर्धमान लिया है जो अभी कह सकते हो वेस्ट बंगाल में है, मिदनापुर बिल्कुल वेस्ट बंगाल में है। 24 परगना भी देखो वो जगह, बोले ना एक जगह का नाम है वो 24 परगना। ये तो देखो 24 परगना तो पहले ले चुका है वो मीर जाफर से। मीर कासिम से क्या क्या लिया? बर्धमान लिया, मिदनापुर लिया और चित्तगोंग लिया। देख रहे हो चित्तगोंग कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लोकेशन देखो वहाँ पे। हाँ अब देखो स्टूडेंट, तो कंपनी को लगा कि ये मीर कासिम जो है वो आइडियल पपेट बनेगा मेरे लिए, और कोशिश करेगा अपना जो प्रोविंस है उसका फाइनेंस इंप्रूव करेगा। जितना ही फाइनेंस इंप्रूव करेगा, जितना ही पैसा कमाएगा, उतना हमको देगा ये, और हमारा हैवी डिमांड्स को मान लेगा ये। मगर इस एक्सपेक्टेशन पे मीर कासिम खरा नहीं उतरा। भाई बोलते हैं ना, सिंहासन पर जब बैठे हैं तो कुछ कुछ देर तक हम रहेंगे, सहेंगे, उसके बाद फिर अपना ही दिमाग लगाएंगे हम भी। तो मीर कासिम भी अपना दिमाग लगाना शुरू, इसलिए लिखा गया कि मीर कासिम बिलीड द एक्सपेक्टेशन कंपनी, यानी कि जो कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़ा नहीं उतरा वो, उसके अगेंस्ट गया वो। और कैसे अगेंस्ट गया? सबसे पहले जो अपना कैपिटल है बंगाल का मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर गया। सुनो बच्चे लोग, कहाँ गया? मुंगेर। मुंगेर में गन फैक्ट्री खोला, खूब गन बनाया। यूरोपियन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया उसने, ताकि अपने आप को इक्विप कर सके। मगर फिर भी ब्रिटिश के सामने टिक नहीं पाएगा जो बात, समझे? जब हरा देगा ब्रिटिश उसको, तो भाग के फिर जाके वो अलायंस बनेगा। अब वो अलायंस बैटल ऑफ बक्सर लड़ेगा। मगर क्या हुआ? 3 अलग आया, 3 अलायंस में 3 पार्टी थे। एक तो ये, अब बगल में अवध और साइड में मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जानते हो, शाह आलम, ठीक है। आलमगीर के टाइम में, आलमगीर 2 के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी, और कह सकते हो हम बक्सर नहीं, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 57 में, और चिंसूरा वाला भी, उसमें आलमगीर 2 थे। आ रहा है समझ में स्टूडेंट क्या क्या हुआ घटना? आपको पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर कौन था। अब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, देखो पहले फिगर देख लो। ये फिगर समझ गए ना? बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है ना, बैटल ऑफ बेडारा भी हो चुका, चिंसूरा भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा समझ लो कि मीर कासिम जो सिंहासन पे आया है और इधर कंपनी, अब ये दोनों के बीच में किस तरह कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। बनाया था टिटुलर हेड पपेट के रूप में, और एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा। अब देखो ये एक्चुअली जान के मीर जाफर से भी आगे निकला अपोज करने में। देखो कैसे हुआ, देखो कंपनी का एक्शन क्या है कि दस्तक का मिसयूज कर रहा है। फ्री ट्रेड पास था ना जी, उसका मिसयूज कर रहा है। देखो इंडियन मर्चेंट को बेच रहा है और खूब पैसा यूज़ कर रहा है। नवाब का एक्शन क्या है कि दस्तक का मिसयूज नहीं कर सकते हो, तुम भले ही इंग्लिश ऑफिशियल क्यों ना हो। अब बताओ, अब नवाब की तरफ से भी ये सब उठना शुरू हो गया, क्योंकि बार बार जाता था वहाँ पे कोर्ट में। लोग सब बोलता था गुरुजी हमको तो करना ही नहीं दे रहा है ये लोग, कितना बढ़िया पहले करते थे हम लोग यहाँ पे, बताओ ये रिच मर्चेंट को बेच के हमारा ट्रेड ही बर्बाद कर दिया। तो उसके लिए सब प्रजा है ना, उसके लिए सब सब्जेक्ट्स। बताओ एक ट्रेडर्स को ज़्यादा फेवर होगा तो दूसरा ट्रेडर मर जाएगा ना। जैसे एक समझ रहे हो ना, जैसे अभी होता है ना, जैसे एक ऐप में, गूगल का ऐप जानते हो, जो रहता है वो ऐप फेमस हो जाता है, और जो ऐप नहीं है, जो बहुत पीछे आता है, वो ऐप फेमस नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इसीलिए देखो नवाब का एक्शन क्या है कि मिसयूज़ ना करे, ऑब्जेक्शन है हमें, मिसयूज़ ना करे दस्तक का ब्रिटिश ऑफिशियल। दूसरा इलीगल ट्रेड कर रहा था, बताओ डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट ट्रेडर्स, बताओ गलत तरीके से ट्रेड करोगे, जो ऑनेस्ट वाला मर्चेंट वो तो मरेगा ही ना,
उसे बताओ पकड़ पकड़ के टैक्स मांग रहा था बीच में, तुमको यहाँ से करना है, तुमको टैक्स देना पड़ेगा इतना, ये मामला जाएगा वहाँ पे। तो उसने बोला कि नो। अब देखो इसने बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया कि जितने भी इनलाइन ट्रेड हो गए, जमीन पे जितना भी ट्रेड होगा, किसी भी ट्रेडर को पैसा देने की जरूरत नहीं, सबके लिए फ्री है, जाओ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को झटका लगेगा इससे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी तो यहाँ से भी चोरी करना चाहता है ना। वो चाहता है कि वो पास का हम मिसयूज करें, और कोई भी इंडियन ट्रेडर्स इस जगह से जाएगा ट्रेड करने के लिए तो हम उससे पैसा एक्स्ट्रा वसूलेंगे। मगर अब नवाब ने क्या बोल दिया कि इनलैंड ट्रेड फ्री है, जो भी हो, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इट इज अगेंस्ट द विशेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना है, उसमें टैक्स उठाना है, पकड़ पकड़ के करप्शन करना है, उसको ब्राइब लेना है। यूजिंग कोएर्सिव मेथड, देखो बताओ कितना बदमाश लोग सब है। पनिश कर, आंख फोड़ दिया जाता था, पनिश कर दिया जाता था, ये लोगों को मारा जाता था, इंडियन मर्चेंट सबको, ब्रिटिश लोग सब पैसा वसूलने के लिए। तो इसने क्या बोला कि जितने भी गोमास्तास लोग हैं, गोमास्ता मतलब ये जो मिडल मैन लोग सब है, जो ये ट्रेडिंग पास को मिसयूज कर रहे हैं, वो सब हमारे कोर्ट के नीचे है। क्योंकि रूलर का मतलब कोर्ट, रूलर का मतलब जुडिशरी, रूलर का मतलब लेजिस्लेटिव, रूलर का मतलब एग्जीक्यूटिव, सब हम हैं, वो हमारे अंदर आता है। कैसे कर सकता है गोमास्ता सब ऐसी चीज? इसमें तुमको डायरेक्ट दिख रहा है जो ब्रिटिश कर रहा है, ठीक उसके अपोजिट नवाब कर रहा है, मीर कासिम कर रहा है। तो ये बहादुरी का बात है स्टूडेंट, कि उतना स्थिति में भी इस तरह अपोज करना बड़ी बात है। गोमास्ता समझते हो ना, गोमास्ता एक सिस्टम बनाया था ब्रिटिश ने, जितने मिडल मैन सब है, यूरोपियन सब है, जिसको बैठाया गया था पास उस देखने के लिए। हाँ, सपोर्टिंग पीपल, बताओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सपोर्ट करा था जो नवाब के विरोध में काम कर रहा था। तो इसमें भी देखो इसने क्या किया कि जितने भी जमींदार है जो नवाब के विरोध में काम करे थे, उसको नवाब ने सप्रेस कर दिया। तुम हमारे विरोध में काम करेगा, नवाब तो हम हैं। उसके बाद देखो इंक्रोचमेंट ऑफ नवाब जुरिस्डिक्शन एंड मिसअप्रोप्रिएट ऑफ फंड, बताओ नवाब का जो जुरिस्डिक्शन, नवाब का जो अपना क्षेत्रफल है जहाँ पे हुकूमत कर सकता है, वहाँ पे पूरा इंक्रोच कर रहा है, बार बार आके इंटरफेयर कर रहा है, समझे, और फंड का मिसयूज़ कर रहा है। तो क्या करेगा नवाब का एक्शन क्या होगा कि जो भी ऑफिशियल इस तरह का फंड को मिसयूटिलाइज कर रहा है और उसका जुरिस्डिक्शन में आके उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, सबको पनिश किया गया, हैविली फाइन किया गया। तो हमें क्लियर इंडिकेशन दिख सकता है कि टिट फॉर टैट है, यानी कि नवाब भी शांति से बैठा नहीं, नवाब का माथा खराब हो गया। अब नवाब वो नवाब नहीं है जो ब्रिटिश ने रखा था राजगद्दी पे, वो लड़ना चाहता है। तो यहाँ से बाबू भूमिका तैयार हो गया ना लड़ने का। हाँ, लग रहा है तुम लोग को कि अब तैयार हो चुका है। तो देखो अब समझो बात को, अब समझो अब क्या हुआ। बैटल ऑफ बक्सर होगा तो मीर कासिम वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर मान के चल रहा था, वो सोच रहा था कि यस फुल ट्रेजरी चाहिए, एफिशिएंट आर्मी चाहिए, पैसा मेरा अपना होना चाहिए, पूरा आर्मी को खड़ा करना है, हमको मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है। मैं इंग्लिश क्या था, इंग्लिश बार बार उसके अंदर घुसे जा रहा था, इंटरफेयर कर रहा था। बट इंग्लिश डिमांड ही शुड एक्ट एज अ टूल इन देयर हैंड्स। इंग्लिश चाहता था कि कठपुतली की तरह काम करे। मैं नो, अब मीर कासिम नहीं करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा उससे। वो इंडिपेंडेंस चाहता है, समझे। जब वो इंडिपेंडेंस वाला काम करेगा तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश को तो बुरा लगेगा इस चीज़ का, क्योंकि आखिर ब्रिटिश ही रखा है। तो उसने क्या किया, पहला स्टेप देखो उसने क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, तो एक दूरी हो जाएगा। अब ब्रिटिश का ज़्यादा सेटलमेंट इस तरफ है, मुंगेर की तरफ नहीं है, समझ। वहाँ पे गन फैक्ट्री खोला, देखो वहाँ पे क्या किया इसने, मॉडर्न और डिसिप्लिन आर्मी बनाया, यूरोपियंस टाइप का गन फैक्ट्री सब खोला है वहाँ पे, ठीक है। टू इंक्रीज हिज इनकम, देखो इंक्रीज हो अपना इनकम, तो इसलिए क्या किया कि जो भी मिसयूज़ किया जा रहा था फरमान का, सर्वेंट, उसको चेक किया इसने, बोला कि नहीं होना चाहिए ऐसा चीज़। और ही मेड अटेम्प्ट टू चेक करप्शन को भी खत्म करने का प्रयास किया। देखो ना इसने क्या किया कि इनलैंड ट्रेड को सबको फ्री कर दिया, इसने बोला ये अथॉरिटी मेरा है, तो ये दुनिया भर का चीज़ हुआ। देखो अब क्या हुआ, as abuses continue he realized that he could never make Bengal a strong province and free himself from the clutches of English। मगर ये प्रयास कर रहा था, मैं इसको लगा कि नो बड़ा मुश्किल है इंग्लिश के चंगुल से निकलना, पूरा कब्जा के रख लिया है, बहुत मुश्किल है। तो अब इसने सोचा कि नो, अब हम ड्रास्टिक स्टेप लेंगे। और ड्रास्टिक स्टेप का वही एग्जांपल है कि जितने भी ड्यूटीज़ थे, जो मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, जितने भी ड्यूटीज़ हैं इंटरनल ट्रेड का, सबको फ्री कर दिया। जब इसने ड्यूटीज़ फ्री कर दिया तो ब्रिटिश ने बोला कि काहे ड्यूटी फ्री कियो भाई, री इम्पोज करो, क्योंकि हमको फ़ायदा हो रहा था, हम मिसयूज़ कर रहे थे 10 तक का। तो इसके वजह से सीरीज ऑफ बैटल हुआ, लड़ाई हुआ, लड़ा, ये अभी नवाबी है फिर भी लड़ गया ब्रिटिश से, सीरीज ऑफ बैटल्स हुआ। और जब सीरीज ऑफ बैटल हुआ
तो इसको लगा कि नवाब को लगा कि भाई हम तो वीक पड़ रहे हैं इंग्लिश के सामने में। नवाब ही है, नवाब साटा नहीं है अभी, नवाब राजगद्दी में ही लड़ाई कर रहा है। बहुत सीरियस बैटल हुआ, तो इसको लगा कि नो अब हमको चाहिए, अलायंस चाहिए। तो दौड़ते हुए अवध में गया और वहाँ पे अलायंस फॉर्म किया। अवध जो कि बगल का एक कंट्री है, कंट्री मतलब स्टेट कह सकते हो। तो देखो कोर्स ऑफ बैटल देखो, जो नवाब है बंगाल का मीर कासिम भागते हुए अवध गया और वहाँ पे कन्फेडरेसी बनाया नवाब अवध से। नवाब अवध कौन है? शुजा उदौला। सिराज उदौला और शुजा उदौला अलग आदमी है। सिराज उदौला जानते हो बैटल ऑफ प्लासी में। शुजा उदौला क्या है कि नवाब अवध का नवाब था वो। अवध मतलब वो यूपी वाला एरिया, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो देखो किसका किसका कैसे कैसे अलायंस बना बच्चे लोग। मीर कासिम समझे, शुजा उदौला और उस समय जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम, समझे, शाह आलम टू, वो तीन साथ में आया। किसे लड़ने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए आया, समझ में। और वो भी घुस गया, मुगल एम्पायर भी घुस गया, क्योंकि ऐसे भी मुगल एम्पायर का हालत ख़राब करके रखा था ब्रिटिश ने। बात समझे नहीं? बोला कि चलो हम करेंगे, ब्रिटिश हारेगा तो हमको फ़ायदा होगा। देखो ये आदमी का चेहरा सब देख लो, ठीक है, देख रहे हो ना। मुगल एम्पायर शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध शुजा उदौला और नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। ट्रिपल अलायंस, बताओ ट्रिपल अलायंस हार गया। कारण क्या है कि बताओ ठीक से कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा था तीनों के बीच में। हाँ, और दूसरी बात है मेजर हेक्टर मुनरो, कैसे हराओगे इसको? मिलिट्री सुप्रीमेसी, सुपेरियर टेक्नोलॉजी मिलिट्री में, जानते हो ना कि ये लोग सीख गया था कम आर्मी से भी जीत सकते हैं, और यही हुआ, कम आर्मी, हमेशा कम आर्मी से ही जीता है। बताओ इंडियन रूलर्स का बहुत ज़्यादा आर्मी, फिर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि ये लोग तरीका पता था ये लोग को लड़ने का। वेपन्स, गन फायर्स, ये कहाँ से मैच कर पाएगा? तो ये पूछता है कोर्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर में कौन प्रेजेंट था? तो वो मेजर हेक्टर मुनरो है। क्या नाम है इनका? मेजर हेक्टर मुनरो। ए बच्चे लोग, बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव अभी इंग्लैंड में बैठा हुआ है, नहीं है वो। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये नहीं है, ये चला गया। हाँ, ये जब बैटल ऑफ बक्सर हारेगा तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा तो फिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, उसको भेजा गया कि आपको एक्सपीरियंस, आप जाइए, आप ही ट्रीटी करवाइए। तो फिर ट्रीटी में वो रहेगा शामिल, इंग्लैंड से फिर आएगा ट्रीटी करवाने के लिए। और जैसे ही ट्रीटी करवाएगा, बंगाल हो गया ना अपने हाथ में, तो उसके बाद डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये मे बी द पोटेंशियल क्वेश्चन कि क्या रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट था बैटल ऑफ बक्सर में? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो लड़ा गया है, समझ गए ना। तो देखो क्या हुआ, देखो तीनों आदमी। अब इसका क्या हुआ, मुगल एम्पायर शाह आलम टू तो सबमिट कर दिया कि चलो ठीक है हम हार गए जी, ब्रिटिश को सबमिट कर दिया इसने, ठीक है। तो अब देखो कुछ कुछ होगा, अब बताऊंगा थोड़ी देर में। नवाब अवध शुजा उदौला भाग गया, और रोहिला जो बगल में एक प्रोविंस है वहाँ पे जाके छुप गया। और बेचारा नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम था, ये बहुत मिजरेबल लाइफ इसका, ये अपस्कर्टिंग, यानी कि पता ही नहीं चला कब ये मरा। बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, जैसे बहादुर शाह जफर का जो कंडीशन हुआ था उसी लेवल का बेचारा कंडीशन हो गया। अब मीर कासिम गया तो कौन आएगा? मीर जाफर आएगा फिर से। अब मीर जाफर, आप कोई पावर थोड़ी है उसके पास। तो आफ्टर द बैटल वंस अगेन मीर जाफर वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। समझ में आ गया ना? वही इसके जो ससुर जी थे फिर उसको बनाया गया। तो बच्चे लोग पता होना चाहिए तुम लोगों को। देखो नवाब सिराज उदौला, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना, तो नवाब मीर जाफर को लाया गया। बैटल ऑफ चिंसूरा हुआ, बेडारा हुआ, तो फिर नवाब मीर कासिम को लाया गया। बक्सर हुआ तो फिर नवाब मीर जाफर को लाया गया। समझ गए ना? बेचारा नवाब मीर कासिम जो कि दामाद है नवाब मीर जाफर का, और वो उसका जो गया है बहुत ही जीवन मेजरेबल हुआ है। कब मरा है? एकदम बुरा स्थिति में मरा है वो आदमी। यहाँ पे देखो, अब तुम देखो यहाँ पे समझो बात को, क्या हुआ। देखो बैटल वॉज वॉन इन एब्सेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, बोल रहे हैं ना, क्योंकि जब बैटल लड़ा जा रहा था तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे थे? इंग्लैंड में थे। मैं जब ट्रीटी का बात आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वो पहले उनको है अनुभव, उनको नीचे का भी अनुभव है, वांडीवास का भी अनुभव है, इनको इधर भी अनुभव है, प्लासी का भी, तो इसलिए उनको भेजा गया, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया ट्रीटी करवाने के लिए। वही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ट्रीटी होगा। तो जब अब देखो स्टूडेंट, शाह आलम टू हार गया, मुगल एम्पायर हार गया, है ना, मीर कासिम भी हार गया और अवध भी हार गया। तो तीनों का अलग करेगा नहीं है, ब्रिटिश फ़ायदा उठाएगा ना तीनों से। तो देखो क्या क्या फ़ायदा उठा है। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग।
मुगल एम्पायर शाह आलम टू। आखिर मुगल एम्पायर का साम्राज्य था ना जी, नाम के लिए भी तो यही था मुगल एम्पायर शाह आलम टू। बताओ इसने क्या किया, जो फिजिकल राइट्स, वही दीवानी राइट्स, जो टैक्स उठाने का जो पावर है, बंगाल का ही नहीं, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का दे दिया इंग्लिश को। समझ रहे हो, बढ़ा पावर इंग्लिश का। इंग्लिश को पूरा राइट है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, दीवानी राइट्स दे दिया गया। और उसके एवज में कंपनी क्या करेगा, ये लोग को पेंशन देगा, एनुअल पेंशन देगा ये इसको शाह आलम। कितना, 26 लाख। क्या है, कुछ नहीं है। 26 लाख में खुश मुगल एम्पायर शाह आलम, समझे। अब कितना उसको मिल गया दीवानी राइट्स, बंगाल का, बिहार, क्योंकि अभी तक तो बंगाली में था यहीं पे। देखो ना क्या क्या लिया है, शुरू में क्या लिया था, 24 परगना, समझो बात को। उसके बाद मिदनापुर, बाद में जब रखा गया इसको, कासिम को रखा गया, तो कासिम को जब रखा गया, पहले जाफर को रखे, 24 परगना का राइट्स ले लिया। उसके बाद फिर कासिम को रखा गया, तो किस क्या क्या लिया गया बताओ, मिदनापुर लिया गया, चित्तौड़ का लिया गया, और किसका लिया गया, देखो नोट्स में चेक करो, नोट चेक करो, नोट चेक करो, जल्दी चेक करो नोट्स, किसे किसे लिया गया। चित्तौड़, बिल्कुल चित्तौड़ है, मिदनापुर है, और क्या है तीसरा, हाँ बर्दवान, वेरी गुड बर्दवान। ये 3 एक्स्ट्रा ले लिया ना, पहले तो 24 परगना था। अब देखो ना, अब देखो, अब बंगाल वाला पूरा रीजन, अब छोटा मोटा बात नहीं है विद्यार्थी लोग, अब डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है यहाँ पे, अब बात साम्राज्य का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब दिवानी राइट्स इसको, इसके बदले में क्या करना है, इसको मात्र 26 लाख रुपया देना है पेंशन के रूप में। क्या है, समझे। अवध का देखो, ये भी तो हारा ना सुजाउद्दौला। अच्छा सुजाउद्दौला भागा ना रोहिला में, भागा नहीं, भागा ये। क्या किया गया, अवध वॉज रिटर्न टू नवाब। हाँ, अब बोला कि ठीक है ले लो तुम, भाग गया था उस समय, भाग गया था, फिर उसको दे दिया, लौटा दिया, बोला कि लो ले लो ले लो, कोई ले लो। अब तुम लोग सोचिएगा कि ब्रिटिश क्यों नहीं लिया अवध को, क्योंकि तो पूरा खाली हो गया अवध। ब्रिटिश चलाक, ब्रिटिश नहीं लेना चाहता अवध को, क्यों बोलो तो, अवध को बफर स्टेट बनाना चाहेगा। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अभी बफर स्टेट क्यों बनाना चाहता है, बफर स्टेट किसको कहते हैं। अवध को नवाबी को दे दिया, भाई तुम ही लो, मगर तुम्हारा जो इलाहाबाद और जो कोरा है एरिया अवध के अंदर, वो हम मुगल एम्पायर को दे रहे हैं। यानी कि कोरा और इलाहाबाद जो इलाका है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो रहा है, कोरा एक जगह का नाम है जो कि अवध के अंदर आता है, इलाहाबाद भी अवध के अंदर आता है, वो जगह दोनों मुगल एम्पायर को दे दिया। अब बाकी जो अवध है फिर से नवाब को लौटा दिया कि चलो तुम ही रूल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम रूल करो। समझ रहे, मगर नुकसान क्या हुआ, 2 जगह का नुकसान हुआ, कोरा और इलाहाबाद का। क्यों, क्योंकि मुगल एम्पायर को दिया है। ऑल्सो नवाब अवध ने क्या दिया, 53 लाख रुपीज़ दिया ब्रिटिश को एज अ वार कंपनसेशन, क्योंकि जब आप वार में लड़ते हो, आप हार जाते हो, तो ऑलवेज यू हैव टू पे कंपनसेशन। जो हारता है पार्टी वो कंपनसेशन देता है, चाहे वो तुम देख लो वर्ल्ड वार का ही। बात समझ में आ गया ना, इंडिमिनिटी मतलब क्या होता है, कंपनसेशन के रूप में देना। होप सो समझ में आ रहा होगा क्या क्या हुआ कोर्स। आगे देखो, आगे देखो स्टूडेंट, तो रॉबर्ट क्लाइव देखो 17 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया फॉर द सेकेंड टाइम। ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम तो बना ही थे, ये सेकेंड टाइम है। और 1765 से लेकर 72 तक कंटिन्यू किए हैं, मगर 65 से लेकर 72 तक इन्होंने क्या किया, डुअल गवर्नमेंट बनाया है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, निजामत और दीवानी दोनों को अलग कर दिया। निजामत का मतलब होता है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर देखना, और ये दे दिया तुम्हारा नवाब को कि तुम करो। और दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन का पावर, वो खुद अपने हाथ में रख लिया। अरे भाई, एक स्टेट अपना टैक्स कलेक्ट करके ही तो गवर्नेंस करता है, तो इसका मतलब क्या हो कि जनता त्राहिमाम हो जाएगा, क्योंकि नवाब के पास उतना पैसा नहीं कि स्टेट चला सके, क्योंकि स्टेट का पैसा वाला पावर तो चला गया उधर। यानी कहते हैं कि ये सिचुएशन इतना खराब था बंगाल के लिए कि कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है, तुम नवाब के पास जाओ, नवाब कुछ नहीं कर सकता है। बुरा स्थिति है। अब जो राज कर रहा है लिटरली वो ब्रिटिश कर रहा है। हाँ, टैक्सेशन, टैक्स का पावर किसी के पास चल जाता है, समझते हो कितना बड़ा बात है। यहाँ देखो, अब देखो ना, यहाँ पे समझो ना, रॉबर्ट क्लाइव सेकंड बार बना, इससे पहले भी बन चुका है एक बार, जब प्लासी जीता था तो एक बार गवर्नर था वो, बीच में गया इंग्लैंड, फिर आया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। शाह आलम टू मुगल एम्पायर, देखो ये अब रबर स्टैंप है बाबू, नाम क्यों बोला नहीं, 26 लाख रुपये दे देंगे तुमको हम पेंशन के लिए, रबर स्टैंप है। हाँ, फरमान लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द कंपनी, दे तो दिया ये, बंगाल बिहार उड़ीसा दे तो दिया ये, फरमान है। पूरा बंगाल, ब्रिटिश कितना आगे निकल जाएगा उस रीजन में, बंगाल रीजन, उड़ीसा,
एक साथ बंगाल रीजन भी कह सकते हो टोटल, क्योंकि बंगाल का मतलब क्या, उड़ीसा और पटना बिहार सब आ जाएगा ना उसी के अंदर। सुजाउद्दौला बेचारा देखो, द टीटी मेड द नवाब ए फर्म फ्रेंड ऑफ कंपनी, कंपनी का दोस्त बन गया ये। और अवध को लिया नहीं गया, झपटा नहीं गया ब्रिटिश के द्वारा, इसको बोलते हैं ब्रिटिश का बुद्धि। बाकी जो होता है, यदि मान लो क्यों अवध ले लेता, क्योंकि अवध आ चुका है हाथ में, अवध नहीं लिया इसने, अवध को इसने बफर स्टेट बना दिया। अब समझो बफर स्टेट का मतलब, नीचे देखो समझो, इधर देखो, यहाँ पे देखो। हम जानते हैं कि जब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो उधर से अफगान बार बार लड़ाई कर रहा है, आया था ना नादिर शाह, पीकॉक थ्रोन लगे गया ना, बहुत सारा दिल्ली में पैसा लूट के गया था ना मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। फिर अहमद शाह अब्दाली आया ना 1761 में, क्योंकि ये 1764 का टाइम है, अब्दाली वाला हो चुका है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा देखो, मराठा नीचे से ऊपर आ रहा है देखो। तो ये इसको पता है कि अवध में हाथ में ले लेंगे ना तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले तो बनिया है, हमको ट्रेडिंग करना है, उस पर हमको हमको रईस बनना है, हमको पैसा कमाना है। अवध ले लेंगे तो अवध लेने ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उधर अफगान अटैक कर देगा, जैसे मराठा अटैक करेगा, इसलिए इसको बफर स्टेट बना दो। हाँ, बाद में ले लिया जाएगा जब परिस्थिति आएगा, तो अभी इमीडिएटली नहीं लिया गया। इसी को बोलते हैं बफर स्टेट। देखो बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि एरिया दो पावरफुल पावर के बीच में रहे। जैसे एक तरफ बंगाल है तो ब्रिटिश है, एक तरफ देखो अफगान है, तो बीच में अवध को बना दिया बफर स्टेट। या फिर दूसरे दृष्टिकोण से देखो, एक तरफ बंगाल है तो एक तरफ मराठा है, बीच में अवध है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा अवध झेल लेगा। जैसे देखो इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में देखो भूटान है कि नहीं है, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है कि नहीं है, नेपाल भी तो हो सकता था इंडिया का, नहीं हम नहीं लिए, बफर स्टेट, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा दोनों का, हमला नहीं करेगा एक दूसरे को। जैसे भूटान है कि नहीं है, जैसे नेपाल है कि नहीं है, बात समझ रहे हो ना, तो बफर स्टेट कहते हैं। देखो रॉबर्ट क्लाइव चलाक आदमी है, रॉबर्ट क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध को नहीं करना चाहता था, वो बफर स्टेट बनाना चाहता था, वो समझे, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपना फ्रंटियर को, अपना बंगाल को, अफगान अटैक ना हो, इधर मराठा इन्वेजन ना हो, इसलिए। तो ये लोग बहुत चालाक है, लोग केवल बनिया ही नहीं है, चालाक भी है। क्योंकि देखो जब आपके पास जमीन आ चुका था तो हथियार लोगे ना। मैं ये लोग प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता था, मैं एक समय आएगा अवध को भी हाथ में रख लिया जाएगा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, जो कि समझोगे हिस्ट्री में। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखो मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। देखो द बैटल ऑफ, देखो कहते हैं ना कि बैटल ऑफ प्लासी तो धोखाधड़ी में जीता हुआ चीज़ है, गेट बिट्रेल है, डिसीट मतलब गेट बिट्रेल है, ठगा गया चीज़ है, अपना ही आदमी अपने आप को धोखा दे दिए। मगर बक्सर तो ऐसा नहीं है, बक्सर में तीनों जो अलायंस आया था मिलके, तीनों को हराया गया है, तो उसमें तो मिलिट्री सुप्रीमेसी पता चलता है ब्रिटिश का। नंबर 1 बैटल ऑफ प्लासी रास्ता खाली किया बंगाल के लिए, मगर बक्सर ने पूरा नॉर्थ इंडिया में हुकूमत क्रिएट किया है। इसका नॉर्थ इंडिया में हुकूमत क्रिएट हो गया तो व्हाट डज इट मीन कि साउथ इंडिया भी जाएंगे। देखते तो ओपन इन्विटेशन है पूरा भारत के लिए ये कि कंट्रोल करेगा ये। देखो क्या लिखा गया, इफ द बैटल ऑफ प्लासी, यदि बैटल ऑफ प्लासी ने इंग्लिश को बहुत ही पावरफुल बनाया बंगाल में, तो बक्सर ने टॉप कंटेंडर बनाया होल कंट्री के सुप्रीमेसी के लिए। नॉर्थ इंडिया में तो हुकूमत हो ही गया इसका, अवध तो हाथ में आ ही नहीं गया जी, अवध हाथ में ना है, अवध और बंगाल जोड़ दोगे तो पूरा बंद तो गया नॉर्थ इंडिया आपका, क्या दिक्कत है इसको। अब ये नेक्स्ट एक्सपीडिशन की तरफ जाएगा, साउथ इंडिया पूरा इंडिया कैप्चर करेगा, तो भूमि तैयार करने के लिए प्लासी और जो स्ट्रांग होल्ड जो हुआ है वो बक्सर है। तो इंग्लिश देखो, आप नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश को चैलेंज नहीं किया जा सकता, अनचैलेंजेबल है इंग्लिश पावर को चैलेंज करना, समझे। द होल टेरिटरी अप टू इलाहाबाद इसके घुटने पे आ गया, और दिल्ली खुला हुआ, कभी भी जाके दिल्ली को कैप्चर कर सकता है। देखो ना शाह आलम 2 क्या है वो पेंशन खा रहा है बैठ के, वो दे तो दिया दीवानी राइट सब आपको। नेवर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर डिड द नवाब ऑफ बंगाल और अवध, कभी भी बक्सर के बाद बाबू ये जो मीर जाफर जो बनाया गया या जो भी सक्सेसर आए कभी चैलेंज नहीं कर पाया, ना ही अवध चैलेंज कर पाया, समझे। रैदर इन सब्सिक्वेंट विटनेस द टाइटिंग, और आने वाले समय में तो हमें दिखा है कि ब्रिटिश ने और कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके और टैक्स उठाया, फुल कंट्रोल किया। तो अब इसको चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है ब्रिटिश को। देखो नीचे भी क्या लिखा गया, द बैटल ऑफ बक्सर, ये डिसाइसिव स्ट्रगल है स्टूडेंट, क्योंकि ये एकदम बड़ा स्ट्रगल है एक्चुअली। बक्सर ने तय कर दिया था कि आखिर भारत
तो कौन आगे रखेगा अपने हाथ में? वो ब्रिटिश। इनफैक्ट आपका नेटिव रूलर्स भी कोई काम का नहीं है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने कमर तोड़ तो दिया मराठास का, अब क्या करेगा? जाएगा मराठास लूटने के लिए, पहले मैसूर को लेगा अपने हाथ में। मैसूर और मराठा एक साथ चला है। जब मराठा तो सोचो मैसूर भी ले लेगा, टीपू सुल्तान को उड़ा देगा ना पकड़ के, हाँ हैदर अली ख़त्म कर देगा नहीं है। उधर देखो फिर जाएगा वहाँ पे पेशवा, जो पावरफुल से पेशवा, उसको भी ख़त्म कर देगा। बताओ, सब तो ले लिया अपने हाथ में। जब 3 बड़ा प्रोविंस को ले लिए तो पूरा कंट्री को आप ले लिए। अब बाकी 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन होगा, वो बोल देगा कि आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद कोई बात नहीं, प्रिंसली स्टेट से आप दूसरे तरीके से अपना रिलेशन रखेगा। तो इंडिया ऑल टुगेदर दूसरे घुटने में आ ही गया है। आ रहा है समझ में ना? तो देखो बिल्कुल नवाब का एक्शन, कंपनी का एक्शन मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये पढ़ लेना तुम लोग, है ना। ये मैं, है ना, मुर्शिदाबाद गया, दुनिया भर का चीज़ किया है। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। देखो वहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, नवाब ने क्या किया, फायर लॉक्स, गन फैक्ट्री सब वहाँ पे क्रिएट किया ना। उसके बाद देखो उसने क्या किया कि यूरोपियन लाइन्स पे आर्मी को तैयार किया है, वही सब चीज़ बताया गया है। आगे देखो कोर्स ऑफ बैटल, बिल्कुल मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो फोर्थ पॉइंट देखो, मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर ये लड़ा गया, है ना। उस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ ये भी मैं बता चुका हूँ तुमको। शाह आलम टू का क्या हुआ, शाह आलम टू इलाहाबाद में रहेंगे, ठीक है, हाँ। एंड टू बी द सीडेड टू द हिम बाय द नवाब ऑफ, देखो इलाहाबाद चला गया ना, किसके पास चला गया? मुगल एम्पायर के पास चला गया। उसका देखो दीवानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबका मिल चुका है। इसको 26 लाख रुपये दे दिया पेंशन के लिए। नवाब शुजा-उद-दौला देखो, हाँ उसका क्या हुआ, इलाहाबाद और कोरा चला गया, कारा चला गया एम्पायर शाह आलम टू के पास, और उसको देखो 53 लाख भी पे करना पड़ा उसमें। गिव बलवंत सिंह, देखो ये नया चीज़ है तुम लोग के लिए, गिव बलवंत सिंह जमींदारी ऑफ बनारस, यानी कि जो बनारस का जो जमींदारी राइट्स था वो बलवंत सिंह को देना पड़ा इसको, नवाब शुजा-उद-दौला को। अमीर कासिम जानते हो कि अपना जो ज़िंदगी है एज अ होमलेस वंडर के रूप में जिया है। वही बोलते हैं ना कि बहुत मिजरेबल लाइफ हो गया इसका, बहुत मिजरेबल लाइफ, जैसे कि बहादुर शाह जफर का हुआ था, बहुत बुरा स्थिति। अब फाइनली देखो 1777 में इसका मौत हो गया, समझे। तो आज क्लास में हम लोग समझे कि बाय कन्क्वेस्ट कैसे बंगाल को अंडर, मतलब ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल किया गया है। कंप्लीटेड।